हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी टॉपिक के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। टॉपिक की शुरुआत है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस यानी जेनेटिक्स। जितना इसमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उसी को हम लोग एक एक करके डिटेल में जानेंगे। आप लोग अच्छे तरीके से हर क्वेश्चंस का आंसर लास्ट वीडियो तक ध्यान से देखिएगा। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1 का अगर जेनेटिक्स यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस को देखें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी में देखोगे तो क्या दिया, मेंशन द एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट बाय मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। यानी आखिर में मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया। और भी तो प्लांट सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन पी प्लांट को सेलेक्ट करने का क्या रीजन था। तो यहाँ पर 4-5 पॉइंट पर ध्यान दोगे। सबसे पहला पॉइंट कि पी प्लांट में जो भी कैरेक्टर मेंडल लिए थे, एक्चुअली 7 कैरेक्टर लिए, जैसे हाइट ऑफ प्लांट। अब हाइट ऑफ प्लांट की बात करेंगे ना, या तो प्लांट टॉल नहीं तो ड्वार्फ। फ्लावर कलर की बात करेंगे ना, यानी या तो फ्लावर कलर या तो वायलेट होगा नहीं तो वाइट होगा। यानी कैरेक्टर में बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश था। कैसे स्किन कलर में, या तो हम लोग डायमंड ब्लैक रहे या नहीं तो कंप्लीट फेयर कॉम्प्लेक्स, तो हमको डिस्टिंग्विश करना बड़ी आसान होगा। लेकिन हम इंडियन क्या है, मिक्सअप कलर है, तो हम अपने आप को सेपरेट तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन पी प्लांट में जो भी कैरेक्टर मेंडल लिए थे अपने आप में एकदम डिस्टिंग्विश कैरेक्टर लिए थे। जैसे सीड राउंड है, या तो राउंड या नहीं तो क्या कहिएगा व्रिंकल होगा। ये सब कारण था कि मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, पहला कारण। दूसरा कारण क्या था कि पी प्लांट नेचुरली बाइसेक्सुअल होता है। जैसे कि मान ली पी प्लांट का फ्लावर है तो इसमें बाइसेक्सुअल मेल और फीमेल, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी है और उसी में फीमेल पार्ट भी है। यानी पॉलन ग्रहण भी प्रोड्यूस करने की क्षमता है और स्टिग्मा भी वहीं पर है। तो अपने में चाहेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन कर ले, तो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो होमोजाइगोसिटी यानी प्यूरिटी मेंटेन होगा। तीसरा, अगर मेंडल चाहते तो इमस्कुलेशन करके, जैसे कि मान लो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कट करके हटा दी, इस टर्म के लिए कहा जाता है इमस्कुलेशन। अब जैसे यहाँ पर सपोज करिए ये फ्लावर है, अब इसमें से ये तो बाइसेक्सुअल है, ये हो सकता है अपना ये पॉलन ग्रेन अपने स्टिग्मा को पॉलिनेट करेगा, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए कि यहाँ पर गौर करिएगा, जैसे इसका मान लो टोटल या इसका टोटल हम एंथर काट के रिप्लेस कर दें, जितना भी यहाँ पर एंथर है सबको निकाल दें मेल पार्ट को, तो बच गया फीमेल। तो अब इसका वाला मेल आके इसको पॉलिनेट करेगा, तो इसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर ये वाला अपने स्टिग्मा पर पॉलिनेशन करता तो सेल्फ पॉलिनेशन। अब पी प्लांट की बड़ी गजब की खासियत है भाई, क्या खासियत कि पी प्लांट नेचुरली बाइसेक्सुअल है। अब मेंडल को जरूरत पड़े तो सेल्फ पॉलिनेशन करा ले, इमस्कुलेशन करके आपका क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते थे। और पी प्लांट को इजीली मेंटेन किया जा सकता था, इजीली मेंटेनिंग और हैंडलिंग था। यह भी कारण था पी प्लांट को सिलेक्ट करने का। और एक पी प्लांट एक बार में बहुत सारा सीड देता है। आप देखे होंगे जैसे ये छीमी है, पोड है ना, अब एक ही पोड में ढेर सारा सीड है,
एक पौधे पर बहुत सारे पोड होते हैं, तो एक पौधा क्या करेगा, एक बार में बहुत ज्यादा सीड प्रोड्यूस करेगा। ये भी कारण था मेंडल साहब ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। तो सिलेक्ट करने का यहाँ पर हम लोग 4 कारण, एक तो कैरेक्टर के मामले में डिस्टिंग्विश, दूसरा नेचुरली क्या कहिएगा बाइसेक्सुअल, इससे प्यूरिटी मेंटेन कराते, इमस्कुलेशन करा करके क्रॉस पॉलिनेशन करा लेते, और पी प्लांट लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता, जिससे क्या होता इनको एक्सपेरिमेंट करना आसान था। अब इसी बातों को हम लिटरेचर के रूप में देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि ग्रेगर जोहान मेंडल साहब ये क्या किए, डिमोन्स्ट्रेटेड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड बाय ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स। अब ये कैरेक्टर जो जाएगा तो क्या किए, सेलेक्ट पी प्लांट। अब पी प्लांट को सेलेक्ट किए तो रीजन क्या, ध्यान दोगे, जैसे बेसिक रीजन सबसे बड़ा चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पास एक्सिबिटेड सेवरल विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, और जो भी इन्होंने कंट्रास्टिंग फीचर को लिया, जैसे क्या बोले कि टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स, या तो टॉल नहीं तो ड्वार्फ, दूसरा व्रिंकल या नहीं तो राउंड। अब सीट अगर है, अगर वो मान लीजिए राउंड है, अगर ये राउंड है तो राउंड है तो ये डोमिनेंट, अब व्रिंकल है तो क्या रिसेसिव। राउंड मतलब सीट कंप्लीटली ऐसे राउंड, और व्रिंकल का मतलब आपका सीट कुछ इस तरह से। ये एक स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम होता है, उसी के कारण सीड राउंड होता है, और जिसमें एब्सेंट होता है वो व्रिंकल होता है। दूसरी बात, येलो नहीं तो ग्रीन पोड, या नहीं तो कह सकते हो आपका दैट इज क्या कहिएगा व्हाइट या पर्पल फ्लावर। यानी ये सब कारण थे। तो पहला रीजन हमने देखा कि कैरेक्टर अपने आप में डिस्टिंग्विश था। सेकेंड पॉइंट की बात करोगे, हमने बोला था ना कि बाइसेक्सुअल, यहाँ पर क्या हुआ, एज दे पसेज बाइसेक्सुअल फ्लावर और दे कैन इजीली अंडरगो क्या सेल्फ पॉलिनेशन। यानी बाइसेक्सुअल होगा तो एक ही फ्लावर का मेल और इसी का एंथर अपने ही स्टिग्मा को पॉलिनेट कर लेगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। दिस इज व्हाई पी प्लांट आर एबल टू प्रोसीड ऑफस्प्रिंग विद द सेम ट्रेट ओवर क्या कहिएगा जनरेशन। अगर अपने में पॉलिनेट करेगा तो जैसा वो कैरेक्टर है वही कैरेक्टर बार बार आने का काम होगा। एक ये भी कारण था पी प्लांट को सिलेक्ट करने का। दूसरा, अगर इमस्कुलेशन, जैसे यहाँ पर फ्लावर है और एक और ये फ्लावर है, इसका मेल ये फीमेल, अब इसके मेल को काट के हटा दो तो इसका वाला मेल इसको आगे पॉलिनेट करेगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन कराना मेंडल के लिए आसान था। तो ये चीज कह रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन कैन इजीली क्या कहिएगा अचीव थ्रू इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वेयर क्या कहिएगा आपका द स्टामेन ऑफ द फ्लावर इज क्या कोई कट ऑफ कर दिए विदाउट एनी क्या कहिएगा डिस्टर्बेंस ऑफ पिस्टिल। यानी पिस्टिल को यानी फीमेल को किसी तरह से डिस्टर्बेंस नहीं करना है, और क्या किए मेल को रिप्लेस कर दिए। अब मेल को जब हटा दोगे तो मजबूरी हो जाएगी उस फ्लावर को कोई और के पॉलिनेट करेगा। ये तीसरा कारण हो गया कि मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। और चौथा, द पी प्लांट का लाइफ स्पैन क्या था, बहुत कम था। अब इसको समराइज करके आपको याद कैसे करना कि पी प्लांट्स में कोई भी कैरेक्टर अपने आप में डिस्टिंग्विश था। सेकेंड, पी प्लांट नेचुरली बाइसेक्सुअल था, और थर्ड में आपका इमस्कुलेशन करा के क्रॉस पॉलिनेशन, और पी प्लांट का लाइफ साइकिल बहुत छोटा था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसको अच्छे तरीके से आप लोग ब्रेन में सेट कर सकते हैं। अब आप सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एनसीईआरटी में आप देखोगे सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया कि एक डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफरेंस। जैसे एक सिंपल वर्ड में ब्रेन को समझने के लिए यहाँ पर इस इमेज को ध्यान दोगे, जैसे ये आपका अगर कैट है तो इसका ये डार्क कलर डोमिनेंट है और ये लाइट कलर जो है रिसेसिव है। और जेनेटिक्स में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है ना, जो हम ही लोग में मान लीजिए कोई एकदम नेग्रो ब्लैक है, अलकतरा की तरह काला है,
तो उसको क्या कहिएगा, वो फुली डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया ब्लैक। और कोई कंप्लीट फेयर कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होगा, वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। तो जस्ट समझने के लिए यहाँ पर, और डोमिनेंट कैरेक्टर उसको कहते हैं जो कैपिटल लेटर से इंडिकेट करा जाता है, या हम ये कह सकते हैं जिस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होता है, जिसका प्रभाव पड़ता है वो डोमिनेंट। जैसे पापा के सामने आप क्या हो, रिसेसिव हो, पापा का प्रभाव होगा और आप दबे रहोगे। तो जिस कैरेक्टर का प्रभाव नहीं होता है उसको रिसेसिव कहते हैं, और जिस कैरेक्टर का प्रभाव होगा उसको डोमिनेंट कहते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए कैपिटल टी, ये क्या है, डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ है ना, और दोनों कैपिटल टी है, यानी आइडेंटिकल एलील। किसी भी जीन का दो रूप होता है, जैसे हाइट की बात करेंगे ना तो उसका दो रूप है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिकल टी है ना, इसको कहिएगा होमोजाइगस। ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी अनआइडेंटिकल है ना, आप इसको कहिएगा हेट्रोजाइगस। अभी ये भी टॉन, ये भी टॉन, लेकिन इसको होमोजाइगस टॉन कहिएगा और इसको आप हेट्रोजाइगस टॉन कहिएगा। ये स्मॉल टी इसको होमोजाइगस रिसेसिव कहिएगा। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि डोमिनेंसी रिसेसिव में क्या डिफरेंस है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस में क्या डिफरेंस है, और एक क्रॉस होता है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब इस इमेज को देखिएगा, यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जैसे यहाँ पर कैपिटल बी ब्लू कलर है, ये डोमिनेंट है, स्मॉल बी व्हाइट कलर है ना, इसको रिसेसिव कहेंगे। अब यहाँ पर ये देखोगे एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कर रहे हैं, क्या भाई, सिर्फ हम आपका एक ब्लू या ब्राउन, यानी अगर ब्लू होगा तो डोमिनेंट है और उसका व्हाइट जो है वो आपका रिसेसिव है। तो हमने क्या किया, सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस करेंगे, इसको कहिएगा आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और यहां देखिएगा एक साथ हमने दो कैरेक्टर ले लिया, क्या भाई, ये कैपिटल आर राउंड को इंडिकेट करता है और ये जो आपका है ना स्मॉल आर ब्रिंकल को रिप्रेजेंट करता है। हमने बोला था ना कि राउंड सीड और ब्रिंकल सीड, और ये आपका येलो सीड कलर और ये आपका ग्रीन सीड कलर। तो हमने क्या किया, यहां पर लिया राउंड विथ येलो सीड कलर और यहां पर हमने लिया व्रिंकल विथ ग्रीन सीड कलर। यहाँ एक साथ हमने कितने कैरेक्टर को लेके क्रॉस किए, डबल, इसको कहिएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस। और यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस किए ना, इसको हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए डोमिनेंसी, हमने क्या बोला था कि जैसे कि कैपिटल टी ये होमोजाइगस टॉन है और ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये हेट्रोजाइगस टॉन है। और अगर यहाँ पर बोल दें ये स्मॉल टी ये होमोजाइगस रिसेसिव हो गया, यानी ये ड्वार्फ हो गया, ये आपका टॉल है, ये भी टॉल है। अब जिसका एक्सप्रेशन होता है किसमें, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। अब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसमें जिसका प्रभाव पड़ेगा, अब इसका प्रभाव क्या पड़ा 100% और इसका प्रभाव क्या पड़ा ये 0%। तो जिसका प्रभाव पड़ा वो डोमिनेंट हो गया और जिसका प्रभाव नहीं पड़ा वो रिसेसिव हो गया। तो पहला डिफरेंस देखिएगा, इन द प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर। अब कहिएगा प्रेजेंस, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर रिसेसिव प्रेजेंट है ना, यहाँ देखोगे कैपिटल टी यहाँ पर रिसेसिव एब्सेंट है ना, लेकिन डोमिनेंट का प्रभाव तो है। बस ये कहेंगे ये होमोजाइगस और यहाँ क्या कहेंगे हेट्रोजाइगस टॉल। तो डोमिनेंट तो भाई रिसेसिव रहेगा तो भी प्रभाव पड़ेगा और रिसेसिव नहीं रहेगा तो भी प्रभाव पड़ेगा।
वही चीज कर रहा है, इन द प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ क्या रिसेसिव या डोमिनेंट, वही आपको क्या होगा, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर रहे या न रहे, जिसका प्रभाव पड़ेगा वो डोमिनेंट है। और द रिसेसिव ट्रेस एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन द क्या एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट। अगर ये जैसे आपका स्मॉल टी है ना, तभी ये ड्वार्फ हो सकता है, और अगर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो ये ड्वार्फ नहीं होता। इसीलिए इसको कहेंगे एब्सेंस, मतलब डोमिनेंट के एब्सेंट में रिसेसिव का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जहां डोमिनेंट आ जाएगा तो रिसेसिव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे पी प्लांट का अगर बात करेंगे तो राउंड सीड कलर, ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। और इसी का ब्रिंकल सीड कलर, ये आपका क्या होगा, आपका रिसेसिव कैरेक्टर होगा। अब यहाँ पर देखिए वायलेट, ये वायलेट फ्लावर डोमिनेंट है, और ये व्हाइट फ्लावर क्या कहिएगा, रिसेसिव है। यहाँ पर डोमिनेंट यानी टॉल प्लांट क्या है, डोमिनेंट है, और आपका ड्वार्फ प्लांट क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो हमने देखा कि डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या डिफरेंस है। अब देन आफ्टर हम देखेंगे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। बेटा ध्यान दोगे, होमोजाइगस जैसे कि आप देखोगे ये दो एलील है और ये दोनों एलील एक जैसे हैं, ये भले डोमिनेंट एलील एक जैसे हैं, ये भी आपका देखिएगा ये एलील क्या है, ये एक जैसे है ना, ये दोनों स्मॉल टी है। या आप कहोगे कैपिटल आर, या नहीं तो कहोगे स्मॉल आर। आप ऐसा भी कर सकते हो कैपिटल टी कैपिटल आर। यानी ये जो पेयर कॉम्बिनेशन है ना, इसको हम होमोजाइगस कहेंगे, ये होमोजाइगस कंडीशन है। और अगर यहीं पर आप ऐसे कर दो, ये क्या कॉम्बिनेशन हो गया, हेट्रोजाइगस। यानी दो एलील है सेम जीन का, देख रहे हो ना, ये कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है ना, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है, ये आइडेंटिकल नहीं है बल्कि अल्टरनेट है, ये हेट्रोजाइगस। ये आपका इस तरह से भी आपका हेट्रोजाइगस, या नहीं तो दोनों कैरेक्टर एक साथ ले लो, ये टॉल विथ वायलेट, ये आपका देखिएगा ये हेट्रोजाइगस। यहां पर क्या कहा जा रहा है, फॉर ए पार्टिकुलर ट्रेट, जैसे आप फ्लावर कलर की बात कर दो, ये प्लांट हाइट की बात कर दो, तो पार्टिकुलर ट्रेट में होमोजाइगस कंटेन टू आइडेंटिकल, यानी कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये होमोजाइगस होंगे। और यहां पर पार्टिकुलर ट्रेट, यानी आप हाइट की बात करो या फ्लावर कलर की बात करो, लेकिन यहां पर एलील एक जैसे नहीं होंगे, हेट्रोजाइगस कंटेन टू डिफरेंट एलील। दूसरा पॉइंट, ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस, नेचुरल बात है। देखिए यहां पर ये कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल है ना, इससे जब भी गैमेट बनेगा तो ये वन टाइप बनेगा, या तो ये कैपिटल टी आप एक बार लिखो चाहे दो बार लिखो, भाई एक ही तरह का गैमेट बनेगा। ये आपका देखिए स्मॉल टी, आप इसको एक बार भी लिख सकते हो, मियोसिस से गैमेट बनेगा, ये एक ही गैमेट बनेगा। ये होमोजाइगस देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर, आपने एक साथ कितना कैरेक्टर लिया, दो कैरेक्टर, लेकिन गैमेट देखिए जब भी बनेगा तो ये वन टाइप बनेगा। आपने क्या सीखा कि होमोजाइगस में आप एक कैरेक्टर लो या डबल कैरेक्टर लो, गैमेट ऑलवेज वन टाइप बनेगा। और हेट्रोजाइगस में डिपेंड ऑन नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, जैसे कि आप यहां पर ले लोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, भाई एक कैरेक्टर लिए ना, इसमें गैमेट जब भी बनेगा ये टू टाइप, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अगर आप ऐसा ले लेते हो, ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे कंडीशन में टोटल यहां पर 4 गैमेट बनेंगे। तो टाइप ऑफ गैमेट निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है, ये 2 पर पावर आप n कर दो, n का मतलब हेट्रोजाइगस का नंबर,
अब जैसे यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, वन हेट्रो है तो वन कर दोगे तो टू टाइप्स। ये अगर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, या हेट्रोजाइगस कितने हैं बेटा, ये दो कैरेक्टर है ना, और ऐसे कंडीशन में 2 पर पावर 2 कर देंगे, 4 टाइप बन जाएगा। ये डिपेंड ऑन नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो ये कह रहा है इट प्रोड्यूस मोर देन वन टाइप ऑफ गैमेट, 2 या डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट। दूसरा बात, फॉर होमोजाइगस जीनोटाइप कंटेन आइदर रिसेसिव या डोमिनेंट, नेवर क्या कहिएगा आपका बोथ। हमेशा याद रखिए होमोजाइगस में, यानी कहने का मतलब इधर देखिएगा, या तो ये कैपिटल टी कैपिटल आर, या तो कैपिटल टी कभी भी उसमें रिसेसिव नहीं आए। हाँ ये हो सकता है कि रिसेसिव स्मॉल टी या कैपिटल टी, ये कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर होगा तो ये हेट्रोजाइगस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर टोटल कितना डिफरेंस देखा, 3 डिफरेंस। क्या आपने देखा, ध्यान दोगे, पहला डिफरेंस कि होमोजाइगस में 2 एलील और दोनों क्या कहिएगा सिमिलर होंगे। हेट्रोजाइगस में आपका एलील अल्टरनेट होंगे। होमोजाइगस में जब भी गैमेट बनेगा ओनली वन टाइप बनेगा। हेट्रोजाइगस में जब भी गैमेट बनेगा तो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस एलील। और दूसरा कि होमोजाइगस में एक साथ किसी भी जीन का एक आइडेंटिकल एलील होंगे, डिफरेंट एलील नहीं होंगे। जैसे कैपिटल टी होंगे, स्मॉल टी होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं होंगे। ऐसा होगा तो हेट्रोजाइगस हो जाएगा। ये हमारा डिफरेंस हो गया क्या, होमो और हेट्रोजाइगस। इसके पहले हमने देखा डोमिनेंट और रिसेसिव, और एक और देखते हैं मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो ध्यान दीजिएगा, सबको कंसस होकर सुनिएगा, बातें याद हो जाएगी। अब देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनो में क्या करते हैं, जैसे हाइट को लेकर के क्रॉस करा दिए। यहाँ पर क्या किए, ये देखिए सिंगल कैरेक्टर ले लिए, इसका एक गैमेट बना, इसका भी एक गैमेट आपका बना, और ये आपका F1 जनरेशन आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये सिंगल कैरेक्टर लेके हम चले, ये वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके चले, तो ऐसे क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड कहेंगे। और ये देखिएगा होमोजाइगस है ना, तो ये कैपिटल टी 1 टाइप्स, 1 नंबर नहीं करें 1 टाइप्स, और ये भी बेटा देखिए स्मॉल टी ये भी 1 टाइप्स, और ये मिल के आ गया F1 जनरेशन। भाई ये F1 में किसी एक का ही प्रभाव पड़ेगा, और जिसका प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। जैसे अगर ये हो गया F1 जनरेशन और ये आपका देखने में टॉल हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। हमने सिंगल कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। और यहाँ पर देखिएगा एक साथ हम 2 कैरेक्टर लेके चलेंगे, जैसे टॉल विथ वायलेट और यहाँ पर ड्वार्फ विथ क्या कहिएगा आपका व्हाइट, ये 2 कैरेक्टर लेके चले ना, ये आपका डाइहाइब्रिड। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर गैमेट ये 1 और ये भी गैमेट आपका 1, और ये अगर मिलेगा तो ये आपका आ गया F1 जनरेशन। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल। हमने बोला था ना F1 में किसी एक का प्रभाव पड़ेगा, जिसका प्रभाव पड़ेगा वो डोमिनेंट। आप यहाँ देखोगे ये आ गया टॉल विथ वायलेट, यहाँ पर इसी का प्रभाव पड़ा तो ये डोमिनेंट हो गया, और ये कैरेक्टर क्या हो गया रिसेसिव। तो मोनोहाइब्रिड में क्या सीखा आपने, देखिए क्या आपने सीखा कि मोनोहाइब्रिड में कह रहे क्या कि इट इज ए क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स क्या कहिएगा डिफरिंग इन ओनली 1 पेयर, यानी ओनली 1 पेयर। आपने यहाँ पर टॉल लिया और यहाँ पर आपने क्या लिया ड्वार्फ लिया, ओनली 1 पेयर कैरेक्टर लेंगे। दूसरी बात एक क्रॉस बिटवीन ड्वार्फ और टॉल प्लांट्स, यानी ड्वार्फ और ये टॉल प्लांट को जब क्रॉस करेंगे तो ये F1 आएगा। हमने यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर लेके क्रॉस किया ना, ये दिस इज मोनोहाइब्रिड। और यहाँ पर हम कितने कैरेक्टर लेके चले, डबल कैरेक्टर। देखोगे लिखा होगा एक क्रॉस बिटवीन क्या कि आपका पेरेंट डिफरिंग इन 2 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर,
जैसे 2 पेयर, देखो टॉल विथ वायलेट और ड्वार्फ विथ क्या है, व्हाइट। हमने 2 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस होगा। अब यहाँ पर ये तो हमने 2 क्वेश्चन देखा। तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का यहाँ पर क्या है, और टॉप का क्वेश्चन है, ध्यान देना कि एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग डिप्लॉइड है, जहां पर क्रोमोसोम गैमीट के रेस्पेक्ट में डबल होता है, वो डिप्लॉइड होते हैं। और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इसमें 4 लोसाई। ये लोसाई क्या होता है बेटा, जैसे सिंपली ध्यान से समझिएगा, ये मान लो ये आपका क्रोमोसोम है और ये भी आपका क्या कहिएगा, ये क्रोमोसोम है। और इस पर किसी भी क्रोमोसोम पर जो जीन का पोजीशन होता है, जैसे ये सपोज करिए क्रोमोसोम है और इसी पर तो जीन होते हैं। हमारे शरीर में हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन होता है। अरे यार, हेयर स्टाइल से लेकर के आपका नोज शेप, लिप शेप, बॉडी हाइट, स्किन कलर, सबका जीन है। तो पी प्लांट में भी हर कैरेक्टर का जीन होगा। और ये जो जीन होता है ना, कहां पर होगा, क्रोमोसोम के ऊपर। अब क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होगा, हर जीन का पोजीशन फिक्स होता है और उसी पोजीशन को लोसाई कहते हैं। अब आप यहां पर देखोगे, ये एक पैटर्नल क्रोमोसोम है और यहां पर एक मैटरनल क्रोमोसोम है। अब इस पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम चूंकि पेयर है भाई, होमोलोगस क्रोमोसोम है, आइडेंटिकल क्रोमोसोम है तो होमोलोगस। अब यहां पर जीन देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। यानी हमने 4 कैरेक्टर लिया ना। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है कि यहां पर देखिएगा, हेट्रोजाइगस फॉर 4 लोसाई, यानी ये चारों कैरेक्टर के मामले में हेट्रोजाइगस। तो आप देखोगे ये चारों कैरेक्टर के मामले में आपने क्या लिया, ये हमने हेट्रोजाइगस ले लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि गैमीट कैसे बनाइएगा। एकदम सिंपल, इसका आसान तरीका गैमीट बनाने का, ध्यान दोगे जैसे कैसे गैमीट बनता है। यहां पर देखिएगा, ये बनाने का सिंपल, एक तो है कि हाउ मेनी, कितना गैमीट बनेगा ये बताना आसान है कि 2 पर पावर फॉर्मूला n कर दो। अब n का मतलब क्या होता है, हेट्रोजाइगस। अब देखिए 1 2 3 4 टोटल कितना हेट्रोजाइगस है, 4 है ना। तो यहाँ पर 2 पर पावर क्या कर दो, आपका 4 कर दो। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार हमने लिख दिया ना। अभी नहीं कि 4 दूना 8 कर दीजिएगा। ये 1 2 3 4, अब 2 2 4 2 8 और आपका 16। देखिए टोटल कितने तरह के गैमेट बन गए, 16 टाइप्स ऑफ गैमेट बन गए। अब ये 16 टाइप जो गैमेट बने, हमने कैसे निकाला, सिंपल तरीका भाई, जितना भी हेट्रोजाइगस होगा उसका एक फॉर्मूला ही होता है टाइप ऑफ गैमेट्स का। ये टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस, अब इसका फॉर्मूला ही होता है कि भाई 2 पर पावर n, और n का वैल्यू क्या होगा, हेट्रोजाइगस का नंबर। यहाँ पर तो क्वेश्चन में तो कह ही रहा है भाई क्या कि हेट्रोजाइगस फॉर लोसाई, ये 4 लोसाई हेट्रोजाइगस है। तो आपने क्या किया, 2 पर पावर n दे दिया भाई। अब इससे 16 टाइप्स ऑफ गैमेट हमारा आ जाएगा। तो यही चीज देखिए लिटरेचर में है कि ये लोकस इज ए फिक्स पॉइंट। किसी भी जीन का, ट्रेन में सफर करते हो ना तो रिजर्वेशन होता है, तो आपका सीट क्या होता है, फिक्स होता है। उसी तरह से किसी भी क्रोमोसोम पर जो जीन का पोजीशन होता है क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये फिक्स होगा। और यहाँ पर 4 एलील है और चारों हेट्रोजाइगस है और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है भाई। तो डिप्लॉइड होगा क्या हो जाएगा, आपका 2 पर पावर 4 कर दिए, आपका टोटल 16 टाइप्स ऑफ गैमेट आ गया। तो आज हमने 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो को कोशिश करिएगा कंप्लीटली देखें, इसको पॉज करके एक बार आप लोग उसका नोट बना लीजिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंसी यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपको पता होगा
कि मेंडल के अकॉर्डिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसे कि सिंगल कैरेक्टर को लेकर के आप यहां पर देखोगे ये कैपिटल टी और एक आपका यहां पर स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दो फैक्टर या एलील हाइट के जीन का, और अगर हम इस एक कैरेक्टर को लेकर के अगर हम क्रॉसिंग करेंगे तो ऐसे क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और यहां पर हमने क्या बोला कि डोमिनेंसी क्या होगा भाई, जैसे यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर ये दोनों एक साथ आ गए ये प्लांट्स आपका टॉल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर कैपिटल टी का एक्सप्रेशन आपका 100% हुआ और स्मॉल टी का एक्सप्रेशन ये 0% हुआ। तो डोमिनेंट अपने रिसेसिव को कंप्लीटली सप्रेस कर दिया। इसे सप्रेस करने के प्रोसेस को हम लोग डोमिनेंसी कहेंगे। इस बात को हम देखते हैं, जैसे यहां पर देखा जाए ये लॉ ऑफ डोमिनेंसी ये मेंडल का लॉ माना जाता है। ये मेंडल का फर्स्ट लॉ की बात करेंगे तो ये आपका कौन है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंसी। इस लॉ में मेंडल साहब ने क्या बोला, इन्होंने कहा कि किसी सिंगल कैरेक्टर को लेते हैं, जैसे यहां पर हमने राउंड सीड को लिया और ये जो राउंड सीड है और यहां पर आपका ब्रिंकल सीड, यानी सीड के शेप में राउंड डोमिनेंट है और ब्रिंकल क्या है, रिसेसिव है। अब आप इसका लेंगे तो गैमिट, आप जानते हैं ना होमोजाइगस, अगर जीनोटाइप होगा तो ऑलवेज गैमिट वन टाइप बनेगा। इसका गैमिट आपका कैपिटल आर बना और आपका इसका गैमिट स्मॉल आर बना, और ये जब दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका F1 जनरेशन आएगा। इसमें ये कैपिटल आर का एक्सप्रेशन 100% होगा और स्मॉल आर का एक्सप्रेशन आपका 0%। तो ये F1 जनरेशन का ये कलर क्या, यानी इसका शेप क्या होगा, ये हो जाएगा राउंड सीड। यानी मेंडल साहब ने क्या बोला था कि अगर दो अल्टरनेट पेरेंट्स को अगर आप आपस में क्रॉस कराते हो तो F1 जनरेशन में किसी एक ही पेरेंट का प्रभाव पड़ता है और जिनका एक्सप्रेशन होगा उनको डोमिनेंट कहेंगे और जिनका एक्सप्रेशन नहीं होगा वो रिसेसिव। तो F1 में किसी एक का एक्सप्रेशन, लेकिन जब हम F2 जाएंगे तो वहां पर हम दोनों कैरेक्टर का एक्सप्रेशन देखेंगे। जैसे कि आप ये F1 जनरेशन हो गया और इसी का अगर इफेक्ट आप देखते हो F2, यानी F1 को जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर और ये कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको आप सेल्फिंग कर दो। हमेशा याद रखना सेम कैरेक्टर को आपस में मिलाने को सेल्फिंग कहेंगे। अब ये होमोजाइगस था तो वन टाइप गैमेट बनाया और ये हेट्रोजाइगस है, इससे आपका ये टू टाइप्स गैमेट बना, ये टू टाइप्स गैमेट। और ये भी आपका हेट्रो है ना, हमने F1 को सेल्फिंग कर रहे हैं, इसका भी टू टाइप्स गैमेट बना। अब इसको हम पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड पर डालेंगे तो स्थिति क्या होगी, आप खुद सोचो। ये कैपिटल आर को एक बार इस कैपिटल आर से मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, ये राउंड सीड आ जाएगा। और अगर इसी कैपिटल आर को एक बार इस स्मॉल आर से मिलाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी आपका राउंड सीड आएगा। और इस स्मॉल आर को, अब इस स्मॉल आर को इसको इस कैपिटल आर से मिलाएंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, डोमिनेंट पहले लिखा जाता है, और इस स्मॉल आर को इस स्मॉल आर से मिलाएंगे तो स्मॉल आर। तो आपने यहां पर क्या देखा कि ये आपका
ये राउंड शेप, ये आपका राउंड शेप, ये भी आपका राउंड शेप। तो आपने क्या देखा, 3 राउंड है, और ये जो एक है ये आपका ये 25% ये आपका ब्रिंकल है। तो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंसी कहता क्या है, इस बात को थोड़ा सा देखते हैं लिटरेचर के साथ। क्या बोले कि द लॉ ऑफ डोमिनेंसी कौन दिए थे बेटा, मेंडल साहब। ये क्या बोले, इट स्टेट दैट डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इट सेल्फ इफ इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव। यानी जब डोमिनेंट और रिसेसिव यानी 2 कैरेक्टर को क्रॉस कराएं तो F1 में किसी एक का प्रभाव पड़ा। और गौर करिएगा, बट द रिसेसिव एलील फॉर ए स्पेसिफिक कैरेक्टर डज नॉट एक्सप्रेस। अब देखो F1 में डोमिनेंट का एक्सप्रेशन हुआ और रिसेसिव का एक्सप्रेशन नहीं हुआ, और बट रिमेन्स मास्क, यानी ये कैपिटल आर स्मॉल आर को क्या कर दिया, इसको छिपा लिया, और यही डोमिनेंट अपने रिसेसिव को छिपा लिया, इसी को तुम कहते हैं डोमिनेंसी। यही आपका यहाँ कहा जा रहा है कि आपका हिडन इन क्या कहेगा, प्रोजेनी ऑफ द F1 जनरेशन। तो ऐसे कंडीशन में किसी एक का प्रभाव पड़ा। लेकिन अगर आप सेल्फिंग करते हो, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन पी प्लांट हैविंग वही कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो F1 आया आपका कैपिटल आर स्मॉल आर। आगे कह रहा है इफ, अब राउंड सीड सेल्फ फर्टिलाइज्ड, यानी इसको अगर आप सेल्फिंग करोगे तो आपका जो F2 जनरेशन आएगा, उस F2 जनरेशन में क्या आएगा, राउंड और ब्रिंकल ये दोनों आएंगे। यही आपका है मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंसी। तो ये हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ डोमिनेंसी यूजिंग क्या, मोनोहाइब्रिड। ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या निकला कि अगर अल्टरनेट पेरेंट्स को सिंगल कैरेक्टर लेके क्रॉस कराओगे तो F1 जनरेशन में किसी एक कैरेक्टर का प्रभाव होगा और F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर का प्रभाव होगा। क्यों बेटा, एक कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि डोमिनेंट अपने रिसेसिव को छिपा लेगा। यही मेंडल का है लॉ ऑफ डोमिनेंसी। अब आप एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चंस पर अगर हम आते हैं तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कहता है कि टेस्ट क्रॉस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th बोर्ड के लिए। अब ये टेस्ट क्रॉस का हम लोग मीनिंग समझते हैं। जैसे कि आप टेस्ट क्रॉस, आप सोचो ये 2 अल्टरनेट पेरेंट्स, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पेरेंट्स हैं। एक इसमें मेल सपोज करें और एक फीमेल सपोज करें, ये पेरेंट्स हैं। और मेंडल के अनुसार पेरेंट्स ऑलवेज क्या होते हैं, ये होमोजाइगस होते हैं। अब ये पेरेंट्स हैं, इनका गैमेट, चूंकि होमोजाइगस का गैमेट ऑलवेज क्या होगा, 1 टाइप, चूंकि मियोसिस करेगा यानी रिडक्शनल डिवीजन, तो इसका गैमेट क्या होगा, ये कैपिटल टी और इसका गैमेट क्या होगा, स्मॉल टी। अब ये दोनों गैमेट को आपस में मिलाओगे तो आपका आ जाएगा कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये आपका क्या होगा, ये दिस इज F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन। ये क्या था, गैमेट था। अब ये जो F1 जनरेशन आया, ये कैसा है, 100% क्या कहिएगा, ये आपका टॉल हो गया। लेकिन क्वेश्चन उठ रहा है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि टेस्ट क्रॉस को एक्सप्लेन करिए। तब टेस्ट क्रॉस क्या होगा बेटा, ये जो F1 जनरेशन है ना, इस F1 जनरेशन को क्रॉस कर दो रिसेसिव पेरेंट्स से, क्योंकि ये स्मॉल टी है तो रिसेसिव है। अब इस F1 को जब रिसेसिव से क्रॉस करोगे तो देखिए क्या होगा, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कौन है भाई, ये F1 जनरेशन। और इसी F1 को आप क्रॉस करा दो ये रिसेसिव के साथ, ये रिसेसिव के साथ। तो ये जो F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन को क्रॉस कराना है किससे, ये रिसेसिव पेरेंट्स से, ये रिसेसिव पेरेंट्स से। अब इसका गैमेट की बात करोगे तो
इसका गैमेट बनेगा कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, और इसका गैमेट क्या बनेगा, ये स्मॉल टी। चूंकि होमोजाइगस है और ये हेट्रो है तो ये 2 टाइप्स ऑफ गैमेट देंगे। अब यहां कह रहा है इसको अगर इसको मिलाते हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया, ये टॉल हो गया, और यहां पर ये जो होगा ये आपका स्मॉल टी, ये क्या हो गया, यहां पर ड्वार्फ हो गया। यानी ऐसे कंडीशन में आपका 50% पौधा क्या आया, ये टॉल, आप 50% क्या आ गया, ये ड्वार्फ। ये 50% टॉल का आना और 50% ये ड्वार्फ का आना, इसको हम लोग क्या करते हैं, दैट इज क्या कहिएगा, ये आपका ये 50% टॉल और 50% ड्वार्फ यानी डोमिनेंट और रिसेसिव, ये दोनों का एक्सप्रेशन होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा रेशियो क्या होगा, फिनोटाइप और जीनोटाइप ये दोनों का रेशियो ये 1:2 क्या होगा, ये आपका 1 होगा। चूंकि एक आपका टॉल और एक आपका ड्वार्फ आ गया, तो फिनोटाइप यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी टॉल और ड्वार्फ, और जीनोटाइप ये हेट्रो टॉल और ये होमो ड्वार्फ। यही आपका एक्सप्लेनेशन जो है, दिस इज टेस्ट क्रॉस। तो लिटरेचर के रूप में क्या देखें कि अगर हम टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे तो हमने क्या बोला कि ये टेस्ट क्रॉस कैन बी डिफाइंड एज क्या कहिएगा, आपका F1 इंडिविजुअल दैट डोमिनेंट फिनोटाइप, ये जो हेट्रोजाइगस का है आपका रिसेसिव पेरेंट्स, यानी F1 को आप रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दोगे, तो दिस टेस्ट क्रॉस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन इफ एन इंडिविजुअल आपका डिस्प्लेइंग डोमिनेंट कैरेक्टर इज होमोजाइगस या नहीं तो हेट्रोजाइगस। यानी डोमिनेंट होमो कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर, आ कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर। आपने क्या देखा, द टेक दैट प्लांट्स क्रॉस इट विद द ड्वार्फ, यानी आपने क्या किया, ये टॉल को क्रॉस कराया ड्वार्फ से, तो F1 जनरेशन आपका क्या आ गया, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी आ गया। और आगे दिस टॉल यानी ये जो टॉल है इस हेट्रोजाइगस को, यानी आपने इस हेट्रोजाइगस को, ये दिस टॉल इज देयर क्रॉस, यानी इस हेट्रोजाइगस को किससे क्रॉस करेंगे, रिसेसिव से, तो क्रॉस आपका रिसेसिव से, तो क्या करा है विद होमोजाइगस रिसेसिव, तो रिजल्ट क्या है आपका देखिएगा, एज ए रिजल्ट एबव टेस्ट क्रॉस, इस टेस्ट क्रॉस को अगर आपने कराया तो रिजल्ट क्या आया, बिटवीन द हेट्रोजाइगस F1 और ड्वार्फ रिसेसिव, तो आपने क्या देखा कि आपका ऐसे कंडीशन में आपका टॉल और ड्वार्फ क्या कहिएगा, दोनों आया। तो ये हमारा आपका टेस्ट क्रॉस। तो ओवरऑल इसका मीनिंग क्या निकला कि 2 अल्टरनेट पेरेंट्स को क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन आएगा, और इसी F1 को डोमिनेंट नहीं हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे, तो ऐसे क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं, आपका टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस का एक्सप्लेनेशन और क्या कहिएगा इसका ये डिजाइनिंग हो गया। तो आपने देखा टेस्ट क्रॉस। अब इसके बाद ये एनसीईआरटी का आपका दैट इज कौन नंबर, ये 5 नंबर क्वेश्चंस, और 4 नंबर क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। अब हम अगला नेक्स्ट 6 नंबर अगर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। या क्या कर रहा है, क्या यूजिंग पनेट स्क्वायर, यानी कह रहा है कि आप चेकर बोर्ड या पनेट स्क्वायर का यूज करिए। कह रहा वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटिपिक फीचर इन F1 जनरेशन, क्या आफ्टर ए क्रॉस बिटवीन, यानी कह रहा है कि जो F1 जनरेशन है आप उसको क्रॉस करा के निकालिए। तो कह रहा है क्या कि आपका F1 जनरेशन बिटवीन द होमोजाइगस फीमेल और हेट्रोजाइगस मेल फॉर सिंगल लोकस। जैसे आपने यहां पर देखा क्या बोला कि होमोजाइगस, यानी यहां पर क्या देख रहा है कि आपका होमोजाइगस फीमेल, तो हम यहां पर ले लेते हैं स्मॉल बी, ये क्या हो गया, होमोजाइगस फीमेल हो गया। और ये क्या कहिएगा,
हेट्रोजाइगस आपका मेल हो गया। अब इसका अगर गैमेट बनाएंगे तो हेट्रोजाइगस है तो ये गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका 2 गैमेट बना। और इसका सिंगल गैमेट आपका स्मॉल बी। अब इसी को 2 बार में भी लिख सकते हो, तो वही बात वही हो गया। अब इस दोनों को क्या करिए, ये आपका अगर हम इसको मिलाएंगे गैमेट को तो हमारा आएगा कौन, ये दैट इज क्या कहिएगा, ये दोनों जब गैमेट को आपस में मिलाओगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, देखिए ये कैपिटल बी और ये स्मॉल बी, इसको मिलाएंगे क्योंकि इस गैमेट को उसके साथ मिलाएंगे, क्या आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। और अगर इसी गैमेट को हम फिर उसके साथ मिलाएं तो सेम है, तो ये आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। और इस गैमेट को इसके साथ मिलाएंगे तो स्मॉल बी, और सेम करेंगे तो स्मॉल बी। अब कहिए देखो रिजल्ट आया ना, ये कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। ऐसे कंडीशन में क्या आ गया, ब्लैक कलर कितने आ गए, 2 आ गए, और व्हाइट कलर कितने आ गए, 2 आ गए। तो ये आपका दैट इज क्या कहिएगा, ये रिजल्ट निकला। कि क्या रिजल्ट निकला कि पनेट स्क्वायर। अब कहिएगा पनेट स्क्वायर से क्या है, तो ये जो है ना इसी को हम लोग कहते हैं पनेट स्क्वायर, ये आपका पनेट स्क्वायर है, या इसको आप चेकर बोर्ड कहोगे। ये पनेट स्क्वायर या इसी को चेकर बोर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जैसे बोला उसी के अनुसार हमने देखा, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या निकला, इन क्या आपका गोनी पिग्स देयर इज ए क्रॉस कैरीड आउट बिटवीन हेट्रोजाइगस मेल। आपने यहाँ पर क्या लिया, ये हेट्रोजाइगस मेल आपने लिया, क्या कैपिटल बी स्मॉल बी। और आगे क्या करा है, हेट्रोजाइगस मेल विथ ब्लैक कोट कलर, यानी ये कलर कैसा है, ब्लैक कोट कलर। एंड फीमेल हैविंग व्हाइट कोट कलर, ये देखिए स्मॉल बी। अब ये स्मॉल बी नहीं, अब इसका क्या हो जाएगा, दिस मेल इल्ड, ये जो मेल यहाँ पर है ये कितने टाइप्स के मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, ये मेल 2 टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। कौन कौन, एक आपका कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। तो आप देखो कैपिटल बी स्मॉल बी, और जबकि फीमेल ओनली 1 टाइप गैमेट स्मॉल बी, यानी एक ही तरह के ना गैमेट बने। और ये आपका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसको 2:2 को अच्छा 1:2 क्या कहेंगे, ये 1 कहेंगे। आपका क्यों, क्योंकि ये बेटा ये आपका ब्लैक कोट कलर है और ये आपका ब्लू कोट कलर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और नहीं तो सिंपली आप ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। इसका आपका 2 गैमेट बनेगा, एक कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका 1 टाइप बनेगा। आप इसको मिला दोगे, ये कैपिटल बी स्मॉल बी ब्लैक और ये स्मॉल बी, ये आपका क्या होगा व्हाइट। तो एक ब्लैक और एक क्या कहिएगा आपका व्हाइट आ गया, तो रेशियो क्या होगा 1:1। तो ये हमारा एनसीईआरटी का ये 6 नंबर क्वेश्चन हुआ। नहीं, आप इसको आराम से पॉज करके वीडियो को इसको आराम से लिख लोगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सुपर क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये 7 नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्रॉस इज मेड बिटवीन टॉल प्लांट विथ येलो और टॉल प्लांट विथ येलो एंड टॉल प्लांट विथ ग्रीन। क्या कहेगा, व्हाट क्या कहिएगा, प्रोपोर्शन द फिनोटाइप ऑफ क्या कहिएगा इन ऑफस्प्रिंग वुड बी एक्सपेक्टेड टू। अब कह रहे कैसा, टॉल ग्रीन और ड्वार्फ ग्रीन को लेना है। अब यहां पर कह रहे हैं कि टॉल विथ क्या कहिएगा येलो सीड कलर। आप यहां देखोगे हमने क्या किया, ये टॉल विथ क्या लिया, ये येलो सीड कलर लिया, ये टॉल विथ येलो सीड कलर। यहाँ पर क्वेश्चंस का सामने लिया ना कि क्वेश्चंस करे क्या कि टॉल विथ क्या कहिएगा आपका येलो सीड कलर, और दूसरा क्या कर रहा है कि टॉल विथ क्या कहिएगा ग्रीन। ये देखिए क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन तो दिया है कि हमको, यहाँ तो कह रहा है कि हमको टॉल विथ येलो ऐसा लेना है और टॉल विथ ग्रीन वैसा लेना है, हमने ले लिया टॉल विथ ग्रीन। अब देखोगे ये जो है इससे गैमेट कितना बनेगा,
तो आपका गैमेट बनाने का तरीका हमने सिखाया था ना, देखिए ध्यान से, ये हेट्रो दोनों में है ना, तो एक बार कैपिटल टी को, एक बार कैपिटल टी को ये कैपिटल वाई के साथ, तो कैपिटल टी कैपिटल वाई, एक बार इस कैपिटल टी को स्मॉल वाई के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल वाई, ये स्मॉल टी को कैपिटल वाई के साथ स्मॉल टी कैपिटल वाई, और इसी स्मॉल टी को स्मॉल वाई के साथ स्मॉल टी स्मॉल वाई, यानी इससे 4 गैमेट बना। अब हमारा ऐसा क्वेश्चन सही है कि गलत है, ये कैसे जानेंगे बेटा? यहाँ पर 2 पर पावर n हमने कल भी सीखा था ना, और हेट्रो का नंबर 2, तो 2 पर पावर 2 यानी 4, इसका मतलब ये हमारा गैमेट 4 ही तरह के बनेंगे, ये आपका सही हो गया। और इधर अगर गैमेट बनाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, ये क्या है? कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई, अब कैपिटल टी स्मॉल वाई, एक गैमेट ये बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल वाई, एक ही गैमेट बनेगा। अब इससे 4 गैमेट, इससे 2 गैमेट। अब इसके बाद कहा क्या रहा है कि इसका यूज करके आपको ये बताना है F2 में जाकर के कि टॉल ग्रीन और ड्वार्फ ग्रीन का क्या आपका रेशियो आएगा। अब बेसिकली एकदम सिंपल तरीका से इसको हम डाल देते हैं पनेट स्क्वायर पर। अगर आप पनेट स्क्वायर पर इसे डालोगे तो बेसिकली आप देखोगे इधर कितने गैमेट है? 4 गैमेट, 1 2 3 4, एक तरफ आप 4 घर बना लो, एक तरफ आप 4 घर बना दो, देखिएगा बन गया 1 2 3 और एक ये बन गया 4, और लिख देते हैं कैपिटल टी, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल टी स्मॉल वाई, और आपका स्मॉल टी ये कैपिटल वाई, और एक स्मॉल टी स्मॉल वाई। इधर कितना है? 2 ही है, हम इसमें 2 ही घर बनाते हैं। चलिए 2 घर बनाते हैं। अब 2 घर क्या होगा? एक कैपिटल टी, एक आपका क्या है? स्मॉल वाई, और ये स्मॉल टी स्मॉल वाई। अब इसको मिला देते हैं, इसको अगर मिलाएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ध्यान से सुनिएगा, अब इसको मिलाइए, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल वाई ये स्मॉल वाई। इसको मिलाते हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल वाई, ये कैपिटल टी स्मॉल वाई। अब यहां पर देखिएगा, ये आपका कैपिटल टी, आपका स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां पर स्मॉल टी, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां देखिएगा, ये कैपिटल टी, आपका स्मॉल टी स्मॉल वाई, और ये स्मॉल टी स्मॉल वाई। अब इसमें कितने तरह के आ सकते हैं? तो कैसे आ सकते हैं जी? एक आ सकते हैं टॉल विथ है आपका क्या? आपका येलो आएंगे, येलो आ सकते हैं। एक आएगा टॉल विथ क्या कहिएगा? आपका ग्रीन आएंगे, और एक आएंगे क्या? आपका ड्वार्फ विथ क्या कहिएगा? आपका येलो आएंगे, और एक आपका क्या आएंगे? ये ड्वार्फ विथ क्या कहिएगा? आपका ग्रीन आएंगे, इन आएंगे। अब इनका नंबर काउंट कर लेते हैं। टॉल विथ, तो टॉल विथ येलो, अब कैसे आप काउंट करोगे? देखिए टॉल विथ येलो, यानी जहां कैपिटल टी दोनों डोमिनेंट या एक डोमिनेंट तो टॉल होगा, और येलो में कैपिटल वाई कोई न कोई एक होना चाहिए। जैसे देखिए, ये आपका टॉल विथ क्या हो गया? येलो हो गया, ये भी टॉल विथ क्या हो गया? येलो हो गया। अब इसके बाद यहां पर देखिएगा, ये एक टॉल विथ येलो हो गया, नहीं तो टॉल विथ येलो का नंबर कितना हो गया? आपका 3 हो गया। अब दूसरा कलर ले लेते हैं, आपका दूसरा टॉल विथ क्या? ग्रीन, ये देखिए टॉल विथ ग्रीन हो गया 1, ये भी क्या हो गया? ये टॉल विथ ग्रीन हो गया, कितना हो गया? 2, और एक यहां पर हो गया टॉल विथ ग्रीन, ये 3 हो गया, ये भी आपका 3 हो गया। अब क्या देखें? ड्वार्फ विथ येलो। अब ड्वार्फ विथ येलो की बात कर दें तो ड्वार्फ विथ येलो क्या हो गया? ये 1 हो गया, इसको 1 ले लेंगे, और लास्ट में ड्वार्फ विथ क्या बना? ग्रीन 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या रेशियो पूछ रहा है भाई? नंबर क्या पूछ रहा है? क्या नंबर पूछ रहा है? टॉल एंड ग्रीन, और ड्वार्फ क्या कहिएगा? आपका ग्रीन। तो टॉल ग्रीन का नंबर कितना हो गया? 3 हो गया, और ड्वार्फ ग्रीन का नंबर कितना हो गया? 1 हो गया।
तो ये ऐसे करके इसको क्रॉस करना था। तो ये हमने देखा कि आपका दैट इज 7 नंबर क्वेश्चन जो है कि अगर आप हेट्रोटॉल विथ हेट्रो येलो को लोगे और आपका टॉल विथ आपका ग्रीन यानी हेट्रोटॉल विथ होमोग्रीन, तो इसके 2 गैमेट बने, इसके 4 बने। आपने इसको चेकर बोर्ड पर या पनेट स्क्वायर पर डाला, उसके आपने रिजल्ट देखा। तो ये सिंपल यही क्वेश्चन था। अब बाकी ये 2 लाइन इसमें लिटरेचर जोड़ दिए। क्या भाई कि व्हेन ए क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट विथ येलो, क्या कहिएगा, इन टॉल प्लांट विथ ग्रीन सीड कैरिड आउट तो फ्लोइंग प्लांट प्रोड्यूस। तो टॉल क्या कहिएगा, आपका टॉल ग्रीन कितने प्रोड्यूस हो गए, 3 हो गए, और ड्वार्फ और ग्रीन कितने हो गए, 1 हो गए। यही आपका सोल्यूशन हो गया। अब इसी का एक्सप्लेनेशन है, देखिए क्या हुआ है, सेम चीज। अब अगला क्वेश्चन जो है ये 8 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा से समझने लायक क्वेश्चन है। यह क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 हेट्रोजाइगस पेरेंट क्रॉस, हम 2 हेट्रोजाइगस पेरेंट क्रॉस करते हैं। जैसे ये देखिए हेट्रोजाइगस है, अच्छा ये क्या भाई, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो ये DSC है, ये डाई हाइब्रिड है। क्यों भाई, हमने एक साथ 2 कैरेक्टर लिया। ये आपने क्या लिया है, तो एक हमने यहाँ पर लिया है क्या कि ये ब्लू लॉन्ग, ये ब्लू कलर है, ये ब्लू है, और साथ में क्या कहिएगा, ये आपका लॉन्ग। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 हेट्रोजाइगस पेरेंट्स, हम इसको भी हेट्रोजाइगस लिए और ये भी हेट्रोजाइगस है, और ये DSC ही है। आगे कह रहा है क्या, इफ अब कह रहा है कि इफ 2 लोसाई आर लिंक, अगर ये 2 लोसाई मतलब ये एक पेरेंटल क्रोमोजोम है और ये एक मैटरनल क्रोमोजोम है। अब पैटर्नल क्रोमोजोम और मैटरनल, अब कह रहा है कि ये जैसे कैपिटल बी और कैपिटल है, और यहाँ पर स्मॉल बी और स्मॉल एम, कह रहा है ये दोनों लिंक है, ये लिंक है, मतलब ये इतने करीब हैं कि आपस में क्रॉसिंग ओवर नहीं कर सकते। तो ये जब भी गैमेट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये कैपिटल बी और कैपिटल एल बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपस में लिंक है। यानी ऐसे कंडीशन में इससे गैमेट आपका क्या बनेगा, ये कैपिटल बी और क्या बनेगा, एक आपका कैपिटल एल बनेगा गैमेट, और एक कैपिटल बी कैपिटल एल, और एक क्या बनेगा आपका, दैट इज क्या, स्मॉल बी और स्मॉल एल बनेगा, यानी स्मॉल बी और स्मॉल एल बनेंगे। तो गैमेट नहीं बनेंगे। अब आगे क्या करें, कंप्लीट लिंकेज होगा तब, ऐसे इसका गैमेट हमारा 4 बनता। तो ऐसे कंडीशन में इससे गैमेट एक आपका बन गया क्या, स्मॉल बी और क्या कहिएगा आपका स्मॉल एल, ये बना। अब इसका भी आपका वही हाल हो जाएगा, करे कंप्लीट लिंकेज होगा। तो जब कंप्लीट लिंकेज होगा तो भाई क्रॉसिंग ओवर तो करेगा नहीं, और गैमेट जब भी बनेगा तो अनपेयर होना चाहिए, कभी भी कैपिटल बी एक साथ तो आएगा नहीं। तो एक ये गैमेट बना, एक ये गैमेट बना, इसका भी अगर करोगे तो एक ये गैमेट बनेगा और एक आपका ये गैमेट बनेगा। ये कंप्लीट लिंकेज की बात कर रहा है, ये कंप्लीट लिंकेज। एक कर रहा है क्या, इनकम्प्लीट लिंकेज। अब इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, उसमें पेरेंटल मतलब आपका ये कंप्लीट मतलब ये हो गया 100% लिंकेज, ये 100% लिंकेज हो गया, इसको 100% लिंकेज कहेंगे, और ये 100% लिंकेज। एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या कि कुछ पेरेंटल क्लास भी आएंगे और कुछ रिकॉम्बिनेंट क्लास भी आएंगे। यानी पेरेंटल क्लास क्या है, कैपिटल बी क्या कहिएगा आपका कैपिटल एल या स्मॉल बी स्मॉल एल है, कहेगा ये सब कहां से, पेरेंटल, इसके पेरेंटल ऊपर थे, यानी पेरेंटल आपके थे। और गौर करिएगा तो कह रहा है कि पेरेंटल क्लास जब 100% आएगा तो उसको कंप्लीट लिंकेज करते हैं। और इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा, इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा कि पेरेंटल क्लास तो आएंगे और साथ में
रिकॉम्बिनेंट। जैसे ये पेरेंटल हो गए तो रिकॉम्बिनेंट क्या आ जाएगा, ये कैपिटल बी के साथ स्मॉल एल, ये रिकॉम्बिनेंट हो गए। या नहीं तो आपका स्मॉल बी के साथ कैपिटल एल, ये रिकॉम्बिनेंट हो गए। और अगर ये मिक्सअप वाले आ गए तो ये रिकॉम्बिनेंट है, लेकिन इनका नंबर कम होगा और पेरेंटल क्लास का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा इनकम्प्लीट लिंकेज में। अब कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा, ओनली पेरेंटल क्लास होंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालें, ये जो क्वेश्चंस कर इसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, तो इसको आंसर ये बनाना है कि अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस का अगर हम क्रॉसिंग करते हैं और अगर दो जीन लिंक करते हैं तो लिंक करेंगे। यहां पर ये क्वेश्चन तूने क्लियर किया कि कंप्लीट लिंकेज की इनकम्प्लीट, यहां पर हम दोनों पॉइंट को एक साथ इंडिकेट करेंगे कि अगर हमारा कंप्लीट लिंकेज होगा तो क्या होगा। तो ये चीज कह रहे हैं क्या कि द कोएग्जिस्टेंस ऑफ टू या मोर जीन इन द सेम क्रोमोसोम इज टर्म एज लिंकेज। देखिएगा ये टू या मोर जीन, जैसे यहाँ कैपिटल बी और ये कैपिटल एल, यहाँ टू ही जीन है और एक साथ दोनों चले जाएंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंकेज। और इस जीन को हम लोग क्या कहते हैं, लिंकेज जीन। तो कह रहे हैं क्या, इफ द जीन आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, यानी ये बहुत क्लोज है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, एंड ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पर है, तो दे आर लिंक्ड टुगेदर एंड आर रेफर्ड टू एज क्या, लिंक जीन। चूंकि क्रॉसिंग ओवर तो कर नहीं पाएंगे तो लिंक जीन कहलाएंगे। और ये जैसे हमने टू यहां पर लेकर के एग्जांपल देखा, इफ टू हेटेरोजाइगस पेरेंट एजिड लिंकेज तो देन आउट ऑफ कम, अब दो कंडीशन होगा, अगर कंप्लीट लिंकेज होगा तो 100% पेरेंटल क्लास आएंगे, सिर्फ पेरेंटल आएंगे, और इनकम्प्लीट लिंकेज होगा तो पेरेंटल भी आएंगे और रिकॉम्बिनेंट भी आएंगे। तो ये चीज यहां देखिएगा, यहां दो कंडीशन की बात होगी कि फिनोटाइप इन F1 in all possible may exhibit parental character if the gene are linked completely। अगर completely linkage होगा तो सिर्फ पेरेंटल क्लास आएंगे। विथ ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप इन F1 कैन क्या कहेगा, डिस्प्ले द ब्लू लॉन्ग टाइप फिनोटाइप इन एवं मेंशंस क्या कहिएगा, एग्जांपल। कब, जब कंप्लीट होगा, यानी ओनली पेरेंटल आएंगे, रिकॉम्बिनेंट क्लास नहीं आएंगे, रिकॉम्बिनेंट और मिक्स वाले क्लास नहीं आएंगे। लेकिन अगला कह रहे हैं क्या, इफ देयर इज इनकम्प्लीट लिंकेज, अगर लिंकेज इनकम्प्लीट हुआ, मतलब लिंकेज हुआ लेकिन 100% नहीं हुआ, तो पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा आएंगे और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर कम आएंगे। तो आपका वही कह रहा है कि देन पेरेंटल कॉम्बिनेशन विल क्या, कंपैरेटिवली मोर, देन क्या कहिएगा, आपका रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर। तो ऐसे क्वेश्चंस का, यानी ओवरऑल इस क्वेश्चंस में ये समझाना चाह रहा था कि लिंकेज क्या है। और लिंकेज बेटा कभी भी किसी भी क्रोमोसोम पर दो या दो से अधिक जीन एक साथ अटैच होंगे तो एक जनरेशन में एक ही साथ जाएंगे, वही लिंकेज होगा। और ये लिंकेज कंप्लीट भी हो सकते हैं और इनकम्प्लीट। कंप्लीट होंगे तो ओनली पेरेंटल आएगा और इनकम्प्लीट होगा तो पेरेंटल के साथ रिकॉम्बिनेंट भी आएंगे। तो आज हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि थॉमस हंट मॉर्गन यानी टीएच मॉर्गन का जेनेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है, यानी क्रोमोसोमल थ्योरी के रिगार्डिंग, यानी ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ आपका टीएच मॉर्गन इन जेनेटिक्स, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान देंगे, टीएच मॉर्गन साहब ने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला, एक ऐसा इंसेक्ट है जिसका बॉडी पार्ट्स हाफ मेल और फीमेल, इसी ड्रोसोफिला के ऊपर टीएच मॉर्गन साहब का एक्सपेरिमेंट था।
अगर बात करेंगे इनका जेनेटिक्स में कंट्रीब्यूशन क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट, इन्होंने किसी भी क्रोमोजोम पर, जैसे अगर सपोज करिए ये क्रोमोजोम है और इस क्रोमोजोम पर किसी भी जीन का ये क्या पोजीशन होता है, तो किसी भी क्रोमोजोम पर इन्होंने जीन के पोजीशन को भी बताने का कोशिश किया। इतना ही नहीं, अगर वेरिएशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान, अगर एक मेल और फीमेल यानी फादर और मदर से हम और आप जो आए, हम में कहीं न कहीं ये बदलाव दिखता है, जैसे पापा का स्किन कलर या मम्मी का स्किन कलर, या पापा का बॉडी का हाइट मम्मी के बॉडी का हाइट, ये दोनों के मिक्स होने से हम और आप जो आए, ये कहीं न कहीं वेरिएशन तो होता है। आप 100% न तो पापा के तरह हो और न तो 100% मम्मी के तरह हो, दोनों का मिक्स हो, खानदान, दादी खानदान, नानी खानदान, दोनों का कैरेक्टर मिक्स हो गया। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान, यानी यहाँ पर हुआ क्या कि क्रॉसिंग ओवर हुआ, जीन का मिक्सिंग हुआ, तो ये आपका वेरिएशन होता है। इसको भी इन्होंने बताने का कोशिश किया था, कौन? आपका दैट इज टी.एच. मॉर्गन। तो पहला कंट्रीब्यूशन इसका इनका क्या था कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन का पोजीशन, और सेकेंड वेरिएशन, यानी हम जनरेशन बाय जनरेशन ये बच्चों में जो वेरिएशन आता है ये ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, इस बात को भी बताने का कोशिश किए थे, कौन? आपका टी.एच. मॉर्गन। इनका तीसरा कंट्रीब्यूशन लिंकेज। जैसे ध्यान दोगे, अगर ये क्रोमोजोम है, ये पैटर्नल क्रोमोजोम, सपोज करिए यहीं पर मैटरनल क्रोमोजोम, अब इस क्रोमोजोम के ऊपर जीन है, और अगर ये जीन के बीच का डिस्टेंस अगर बहुत कम है, ये जीन के बीच का डिस्टेंस, तो होगा क्या, ये सभी जीन एक साथ अगले जनरेशन में चले जाते हैं। इसी जाने के प्रोसेस को लिंकेज कहते हैं। यानी यहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। अगर यही जीन के बीच की दूरी, अगर यहां पर जीन के बीच की दूरी एट लीस्ट 50 मैक यूनिट होती, तो ये क्या होता, ये क्रोमोजोम ये जीन कट के इसमें जाता और ये जीन कट के इसमें आता, तो इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। लेकिन गौर करिएगा, ये पैटर्नल क्रोमोजोम और ये मैटरनल क्रोमोजोम और ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम, ये होमोलोगस है, लेकिन दो जीन के बीच की दूरी इतनी करीब है कि ये मिक्सिंग हुआ ही नहीं, और ये सभी जीन एक साथ अगले जनरेशन में चले गए। इसी जाने को कहते हैं लिंकेज। तो टी.एच. मॉर्गन साहब लिंकेज और अनलिंकेज, यानी जो लिंकेज नहीं करा, इस जीन के बारे में भी चर्चा की। तीसरा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, इसको भी मेंडल साहब ने दिया, और साथ साथ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब हमारा कैरेक्टर, हमारा जेनेटिक कैरेक्टर एक जनरेशन से अगले जनरेशन जाता है, तो ये कैरेक्टर जो जाता है, ये लिंकअप कैरेक्टर जो होता है, इसके बारे में इन्होंने समझाने का कोशिश किया, यानी सेक्स लिंक इनहेरिटेंस थ्योरी को भी दिया, और साथ साथ आपका क्रॉसिंग ओवर को बताया। और जब क्रॉसिंग ओवर होता है ना, जैसे सपोज करिए ये पैटर्नल क्रोमोजोम टेट्राड स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा, और एक मैटरनल, जब ये पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोजोम ये आपस में एक्सचेंज होंगे, ये दोनों के बीच में एक जंक्शनल पॉइंट बनेगा। जैसे सपोज करिए क्रोमोजोम है, और अगर ये ऐसे एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होने से एक क्रॉस पॉइंट बनेगा। ये जो क्रॉस पॉइंट बना ना, इसी क्रॉस पॉइंट को क्याज्मा कहते हैं। तो क्याज्मा क्या होता है, इसको भी बताने का आपका
कोशिश कौन किए थे? टीएच मॉर्गन। तो ओवरऑल आप ब्रेन में इन सारे टर्म को एक साथ कैसे रखोगे कि टीएच मॉर्गन साहब ने वेरिएशन होता है जनरेशन बाय जनरेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस बात को टीएच मॉर्गन साहब एक्सप्लेन किए। दूसरी बात, लिंकेज और अनलिंकेज, ये जीन क्या है इसके बारे में भी बताएं। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ क्या कहिएगा आपका लिंकेज, इसको भी टीएच मॉर्गन साहब ने दिया। और साथ साथ सेक्स लिंक जीन के साथ इन्होंने क्याज्मा, ये क्याज्मा क्या है कि पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोजोम ये जो आपस में एक्सचेंज करेंगे, इसके कारण ये जो क्रॉस पॉइंट बनेगा ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्याज्मा। और साथ साथ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इन सारे पॉइंट को एक साथ अगर हम कंपाइल करें तो ध्यान दोगे, यानी कि टीएच मॉर्गन का यहाँ क्या कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन क्या था? ही प्रपोज्ड, इन्होंने क्या दिया कि आपका एस्टेब्लिश दैट लिंक, क्या कहिएगा, इन्होंने क्या कहिएगा, ही प्रपोज एंड एस्टेब्लिश दैट जीन आर पोजीशन ऑफ क्रोमोजोम, यानी कोई भी जो जीन होते हैं ये कहाँ होते हैं? ये क्रोमोजोम के ऊपर, और किसी भी जीन का क्रोमोजोम के ऊपर पोजीशन फिक्स होता है, और उसी पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में उसको मैसेज करना। यानी क्या कि किसी भी क्रोमोजोम पर जीन का जो पोजीशन होता है उसे क्या कहा जाता है। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया, आपका डिस्कवरी ऑफ, क्या कहिएगा, यानी इन्होंने डिस्कवर द बेसिस ऑफ वेरिएशन एज रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान ये जो वेरिएशन होता है, जैसे ये सपोज करिए ये दो पेरेंट्स हैं और इन दोनों से जो बेबी आएगा ना, इन दोनों का गुण इसमें देखने को मिलेगा। तो ये जो वेरिएशन होता है ये किसके कारण? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय। इस बात को भी एक्सप्लेन करने का कोशिश की है टीएच मॉर्गन। और इन्होंने लिंकेज और क्या कहिएगा अनलिंकेज जीन को भी एक्सप्लेन किया। साथ साथ ये क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज को भी दिए। इसके अलावा इन्होंने सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, हमने देखा ना कंट्रीब्यूशन, और साथ साथ इन्होंने क्याज्मा, हमने बोला था ना कि क्रॉसिंग ओवर के समय ये जो क्याज्मा का फॉर्मेशन होता है इसे भी एक्सप्लेन करने का कोशिश कौन किए? आपका टीएच मॉर्गन। और ही ऑब्जर्व दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या कहिएगा, रिकॉम्बिनेशन। अब सपोज करिएगा किसी भी क्रोमोजोम पर दो जीन के बीच की दूरी कम से कम 50 मैप यूनिट होनी चाहिए। अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस 50 मैप यूनिट होगा तो क्रॉसिंग ओवर का चांस 50% होगा, और घटेगा तो लिंकेज का चांस बढ़ेगा। इस बात को भी एक्सप्लेन करने का कोशिश कौन किए? टीएच मॉर्गन। और साथ साथ इन्होंने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया और जीन मैपिंग कॉन्सेप्ट को भी आपका लाए थे कौन? टीएच मॉर्गन। तो ओवरऑल आप एक बार टीएच मॉर्गन के अगर कंट्रीब्यूशन को सोचोगे, हमने क्या क्या बोला? इन्होंने क्रोमोजोम पर जीन का पोजीशन बताया। सेकेंड पॉइंट, इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय वेरिएशन को इन्होंने समझाया, और लिंकेज और नॉन लिंकेज जीन में क्या फर्क है इसे इन्होंने बताया। थ्योरी ऑफ क्रोमोजोमल यानी लिंकेज थ्योरी को इन्होंने दिया। आपका साथ साथ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या होगा इसको इन्होंने समझाया, और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को भी, और साथ साथ जीन मैपिंग। तो ये गौर करिएगा, ये हमने क्या देखा? टीएच मॉर्गन का जेनेटिक्स में कंट्रीब्यूशन। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 10 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द पी डिग्री एनालिसिस। सबसे पहला पॉइंट, ये पी डिग्री एनालिसिस क्या है? एक सिंपल वर्ड में
ये फैमिली हिस्ट्री होता है। फैमिली हिस्ट्री मतलब जैसे आपके दादाजी, अब आपके नाना जी या आपकी दादी जी, आपकी नानी जी, अब दादा दादी से कैरेक्टर आया पापा जी में, और पापा जी से कैरेक्टर क्या आया आप में। उधर नाना और नानी का कैरेक्टर मम्मी के बॉडी में आया, और मम्मी के बॉडी से आप में। यानी आपके शरीर में दादाजी के खानदान का भी, पापा जी के खानदान का कैरेक्टर, उधर से मम्मी के खानदान का कैरेक्टर, ये दोनों तरफ से आया ना। अब ये कैरेक्टर जो आए तो नॉर्मल भी कैरेक्टर आए, जैसे आपका बॉडी हाइट, आपका स्किन कलर, आपका नोज शेप, ये नॉर्मल कैरेक्टर आए। और नॉर्मल कैरेक्टर के साथ साथ कुछ और एबनॉर्मल कैरेक्टर भी आते हैं, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो, या हीमोफीलिया हो, या आपका सो कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम हो, डाउन सिंड्रोम हो, क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम, ये सभी डिजीज हमारे पेरेंट्स से हमारे बॉडी में भी आएंगे। ये आखिर में ये जो कैरेक्टर जनरेशन बाय जनरेशन आते हैं ना, इसी का एक ग्राफिकल अरेंजमेंट को हम पी डिग्री एनालिसिस करते हैं। जैसे आप देखोगे ये एक खानदान है, ये आपका, इनका ये बाल बच्चा, इधर इनका ये, इनके ये, और इधर से ये, इन दोनों से मिलकर इधर आया। तो ये कैरेक्टर का ट्रांसफर ये कैसे होगा, और कौन से कैरेक्टर अगले जनरेशन में जाने का चांस है, कौन सा कैरेक्टर हिडन है, छिपा हुआ है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इसी का ग्राफिकल अरेंजमेंट को पी डिग्री एनालिसिस करते हैं। तो इस टॉपिक में कुछ सिंबल यूज किया जाता है। जैसे आप देख रहे हो ये सिंबल, ये स्क्वायर जो है, ये अगर नॉर्मल इस तरह से अगर ये सिंबल ऐसे बनाया जाए, ये सिंबल मतलब होता है मेल। अगर ये सिंबल किए, इसका मतलब फीमेल, ये नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल। और ये सिंबल का मतलब होता है सेक्स अननोन, पता ही नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, कहीं ताली पीटने वाला तो नहीं है, यही कह रहे हैं, ये सेक्स अननोन है। और गौर करिएगा, अगर ये सिंबल में कलर दे दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि आपका इसे किसी न किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये डार्क कर देने का मीनिंग होता है। दूसरी बात, अगर ऐसा करा दिया जाए कि ये एक आपका बीच में ये अंडरलाइन एक कर दिया गया, यानी एक लाइन से दोनों को ये जोड़ दिया गया, इसका मतलब ये मेल और फीमेल में शादी हुई, मैटिंग हुआ। और ऐसे मैटिंग को आउटब्रीड, यानी जिस मैटिंग में कहीं कोई रिलेशन नहीं है, पता चला ये लड़का है पटना का, अब कोई लड़की है वो झारखंड साइड से है, कोई रिलेशन दोनों के खानदान में नहीं है, और इन दोनों के बीच में अगर शादी हो गई तो ऐसे शादी को आउटब्रीड कहते हैं। और ये एक शादी है, ये रिलेटिव शादी है। इसमें देखिए डबल अंडरलाइन है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कोई न कोई फैमिली रिलेशन की शादी, इसको कहते हैं इनब्रीडिंग। अब यहाँ देखिएगा, ये जो रिलेशन दिया गया ना, इसमें इनके ये ऑफस्प्रिंग है और ये नॉर्मल ऑफस्प्रिंग है। और इनके देखिए एक बच्चे हैं, वो क्या कहिएगा, डिजीज आ गए। तो इसी का, यानी कि ये मेल और फीमेल, इन्हीं का ये कैरेक्टर को अगर हम ग्राफिकली अरेंज करते हैं, इसी अरेंजमेंट को पी डिग्री एनालाइज
तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ कहा क्या जा रहा है पी डिग्री एनालिसिस में, ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है ए पी डिग्री इज रिकॉर्ड of the inheritance of a specific genetic trait for 2 या more generation, 2 या more generation। जैसे यहाँ देखिएगा, आपका ध्यान से समझिएगा, बहुत टॉप का क्वेश्चन है ये बेटा। ये फर्स्ट जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन, हम जिसको पेरेंटल जनरेशन भी कह सकते हैं। और ये क्या है, ये सेकेंड जनरेशन है, और ये आपका क्या है, ये थर्ड जनरेशन। तो है ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड और थर्ड। तो एक करा एक जनरेशन यानी 2 जनरेशन या 2 से आगे का जनरेशन। करेक्ट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्या, डायग्राम या फैमिली ट्री। इसी को हम लोग कहते हैं फैमिली ट्री। अब गौर करिएगा, तो पी डिग्री एनालिसिस इज एन एनालिसिस ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली। एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन और एक जनरेशन सोच सकते हैं। तो कई जनरेशन का अगर कोई पेरेंटल मतलब या नहीं तो ग्रैंडफादर, कोई वहां पर डिजीज थी वो पेरेंट्स में आई, हो सकता है पेरेंट्स में वो डिजीज छिपा हुआ रह गया, वो बच्चे में आके एक्सप्रेस हुआ। ये जो एक ट्रांसफर है ना, एक फैमिली हिस्ट्री ट्री है ना, जैसे देखते हो ना कोई परिवार का पूरा फैमिली हिस्ट्री ट्री लिखा जाता है, वही पी डिग्री एनालिसिस है। तो कह रहा है कि द यूजफुल ऑफ प्री डिग्री एनालिसिस, अगर देखा जाए तो एक एक पॉइंट को हम देखते हैं। सबसे पहला, इट क्या के सर्व एज पावरफुल टूल्स कैन बी यूज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ पार्टिकुलर ट्रेट। यानी किसी भी कैरेक्टर को हम आसानी से इससे निकाल सकते हैं। जैसे देख रहे हैं ना, इन दोनों जनरेशन में कोई बीमारी नहीं था, कहाँ बीमारी था, देखिए नॉर्मल दिख रहे थे, अगले में डिजीज आ गया, इसका मतलब यहाँ पर कोई छिपा हुआ बीमारी है। तो ये हम फैमिली हिस्ट्री पी डिग्री एनालिसिस से पता कर सकते हैं। दूसरी बात आगे कह रहा है क्या, ये जो आपका इट हेल्पफुल फॉर जेनेटिक क्या कहिएगा, काउंसलर टू सजेस्ट कपल क्या कहिएगा आपका, दैट इज क्या कहिएगा, द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विथ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज सच एज कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया। यानी कोई भी किसी भी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर, इसकी काउंसलिंग की जा सकती है कि जनरेशन बाय जनरेशन ये ट्रांसफर होता है कि नहीं। और साथ साथ ये एनालिसिस हेल्पफुल इन indicating the originations of trait and its flow in ancestor। यानी कोई भी कैरेक्टर ये पूर्वज से आ रहा है हमारे खानदान बाय खानदान, इस चीज को भी हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। और मेंडल साहब ने क्या प्रिंसिपल क्या कहिएगा, अप्लाइड टू ह्यूमन जेनेटिक्स विथ क्या कहिएगा, सम क्या कहिएगा अल्टरनेशन सच एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, सेक्सुअली रिलेटेड लिंकेज और कैरेक्टर। यानी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्या होता है उसको भी इस चार्ट से यानी पी डिग्री एनालिसिस से पता किया गया। तो ये हमारा गौर करिएगा, ये पी डिग्री एनालिसिस की बात थी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप 11 क्वेश्चंस की बात करोगे तो बड़ा टॉप टाइप क्वेश्चंस है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो सिंपल बहुत आसान क्वेश्चन, जैसे ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनिएगा, सब कोई कंसंट्रेट होकर के। जैसे यहाँ पर ये मेल है, अगर कोई मेल है और एक आपका फीमेल, और इस मेल और फीमेल के बॉडी में अगर बात करोगे तो ये मेल के बॉडी में टोटल ये 46 क्रोमोसोम है और फीमेल के बॉडी में भी ये 46 क्रोमोसोम। और ये जो 46 क्रोमोसोम है ना, ये 2 टाइप्स के क्रोमोसोम। जैसे मेल में ये क्या है XY अब +44, ये मेल के केस में। अब यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये 46 में जो XY है ये आपका सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, या इसको एलोजोमल क्रोमोसोम कहेंगे।
और ये जो 44 है ना, ये आउटोजोमल है। उसी तरह से फीमेल में ये XX प्लस क्या कहिएगा 44। यहाँ पर फीमेल में ये आपका XX जो है ना, ये आपका सेक्स क्रोमोजोम है या एलोजोमल क्रोमोजोम, और ये 44 ये आउटोजोमल है। अब ध्यान दोगे, अगर ये गैमेट मेल फीमेल से बनता है तो देखिए क्या होगा, इस मेल के बॉडी से ये 2 टाइप्स ऑफ गैमेट बनाने की एबिलिटी रखेगा। क्या भाई, ये देखिए गौर से, एक बनेगा X प्लस 22, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये X प्लस ए भी लिख सकते हैं। ये आपका एक X प्लस 22, और एक क्रोमोसोम बनेगा ये गैमेट X प्लस 22 यानी Y प्लस 22, या इसको लिख सकते हैं Y प्लस ए। अब देखिए ध्यान से, ये दिस इज गैमेट, और फीमेल में XX प्लस 44 है, ये जब भी गैमेट बनाएगी X प्लस 22। अब ये देखिएगा, ये फीमेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, और ये आपका मेल गैमेट। लेकिन गौर करना, ये जो मेल गैमेट है ना, ये 2 टाइप्स के बने, और फीमेल गैमेट क्या है आपका, ये 1 टाइप्स के हैं। अब यहां से स्थिति क्या है कि ये जो मेल है, इस मेल के शरीर में 2 तरह के गैमेट यानी स्पर्म 2 टाइप्स के, ये आपका X और Y वाला। अब यहां पर है क्या कि ये कौन सा गैमेट ट्रांसफर जाता है किसके साथ, ये ओवम के साथ मिलने के लिए। अब ये फीमेल के तरफ से ये जब भी आएगा तो 100% चांस है कि यही आपका आएगा, क्योंकि जब भी बनेगा तो उसके पास X प्लस 22 यानी एक ही तरह का गैमेट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है। लेकिन मेल के पास आप देखोगे तो बेटा ये X भी चांस है 50% जाने का। अगर ये चले गया तो X और X प्लस XX ये प्लस 22 और 22 ये 44, ये फीमेल बेटी हो जाएगी। अगर ये मेल की तरफ से ये गया तो कहीं बेटा ये चले गया, ये Y प्लस 22, तो ऐसे कंडीशन में आपका स्थिति क्या होगा, XY आप प्लस 44, यानी कि कोई भी ऑफस्प्रिंग बेटा होगा कि बेटी होगा, ये एबिलिटी फीमेल के पास नहीं होता है, ये मेल के पास होता है। लेकिन हमारे समाज में सारा श्रेय किसको दिया जाता है, फीमेल को। यही हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन की बात है। तो आप इसको बेटा ये सेक्स डिटर्मिनेशन की बात होगी। अब इसी को हम लिटरेचर के रूप में सोचते हैं। क्या सोचेंगे भाई कि मेल में जब भी बनेगा तो 2 टाइप्स गैमेट, अब फीमेल में ओनली 1 टाइप्स गैमेट। तो देखते हैं क्या भाई, और यही गैमेट का मिलना ये फर्टिलाइजेशन अध्ययन ऑफ स्प्रिंग। तो पहला कह रहे हैं कि द क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमन बीइंग क्या है भाई, जीनोटाइप आपका XX और XY, ये आपका मेल, ये मेल हेट्रोगैमेटिक और फीमेल क्या होगी, होमोगैमेटिक। यानी ये फीमेल जो होगी ये होमोगैमेटिक, ये होमोगैमेटिक, और ये क्या होगी, ये मेल क्या होगा, हेट्रोगैमेटिक। काहे को भाई कि मेल 2 टाइप्स गैमेट बनाएगा और फीमेल ओनली 1 टाइप्स गैमेट बनाएगी, क्योंकि फीमेल के पास XX है और मेल के पास XY है। दूसरी बात आगे कह रहा है क्या कि द न्यूक्लियस ऑफ इच क्या कहिएगा, सेल कंसिस्ट 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम आउट ऑफ 22, इसमें क्या है, आउटोजोमल है। तो देखोगे आपका आउटोजोमल और द 23rd सेक्स क्रोमोसोम, जैसे कि आपका फीमेल में XX और मेल के केस में बोले हेट्रोमॉर्फिक या गैमेटिक, ये XY हो जाएगा।
तो फीमेल को क्या कहोगे? होमोगैमेटिक। और ये प्रोड्यूस क्या? ये वन टाइप्स ऑफ गैमेट। और जबकि मेल क्या होगा? ये आपका हेट्रोगैमेटिक होगा और ये टू टाइप्स गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? स्पर्म की फ्रीक्वेंसी 50%। तो देखिए इन द प्रोपोर्शन फर्टिलाइजेशन स्पर्म कंटेनिंग एक्स फर्टिलाइज एग देन डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग क्या वुड बी फीमेल। यानी मेल की तरफ से क्या गया बेटा? एक्स गया तो बेटी होगी। और अगर स्पर्म जो होता है, अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज एग, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा? वुड बी क्या कहिएगा? मेल। तो देयरफॉर सेक्स रेशियो दैट प्रोड्यूस द प्रोजेनी क्या 1:2 क्या कहिएगा? 1 हेट्रो क्या कहिएगा? गोमेसिस इन द क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन कैन बी मेल क्या कहिएगा? हेट्रोगैमेटिक। और फीमेल क्या कहिएगा? आपका दैट इज क्या कहिएगा? होमोगैमेटिक। ये बेटा ये सेक्स डिटरमिनेशन की बात हो गई। आप इसको भी नोट कर लोगे अच्छे से ये। अब इसके बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चंस, ये बहुत टॉप का क्वेश्चन है, बहुत ही बारीक क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक क्वेश्चंस दिया गया क्या कि आपका जैसे कि एक बात याद रखना, हमारा एक होता है ब्लड ग्रुप, और जो ब्लड ग्रुप होता है ये ब्लड ग्रुप बेटा ये आपका या तो ए ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, या तो बी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, या तो ए बी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, या तो आपका ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। और किसी भी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप भी होता है, उसका जेनेटिक मेकअप होगा। अगर ये ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो इसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा भाई? ये ए यानी ए ब्लड ग्रुप कितने तरह हो सकता है? जैसे हमारा मान लीजिए बी ब्लड ग्रुप, तो बी ब्लड ग्रुप कितने तरह का लिखाएगा? अगर हमारा ए ब्लड ग्रुप कितने तरह का लिखाएगा? तो ये कह रहा है जीनोटाइप। अगर ये ए ब्लड ग्रुप है तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए और इम्यूनोग्लोबुलिन ए ये क्या हो गया? होमोजाइगस ए हो गया। और एक क्या कह रहा है? आई ए और आई स्मॉल आई, ये बेटा इम्यूनोग्लोबिन ये क्या हो गया? ये आपका हेट्रोजाइगस हो गया। यानी ए ब्लड ग्रुप या तो होमोजाइगस हो सकता है या नहीं तो हेट्रोजाइगस। और ये बी ब्लड ग्रुप ये भी आई बी नहीं तो आपका ये होमोजाइगस नहीं तो आई बी और आई स्मॉल आई हो सकता है। ये हेट्रोजाइगस, इसी को आप 0 भी लिख सकते हैं। और एक होता है ए बी आई ए और एक हो गया आई बी। और होमोजाइगस ओ रिसेसिव होगा, आप इसको आई स्मॉल आई नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो आई ये नॉट आई नॉट। अब देखो ध्यान से, यानी कि यहां पर आपने क्या सीखा कि ये ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, इसके जीनोटाइप इतने तरह के हो सकते हैं। अब यहां क्वेश्चंस क्या कर रहा है? ये क्वेश्चंस कह रहा है क्या कि ए चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ, एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है। अब ब्लड ग्रुप चाइल्ड का ओ है, यही चीज यहां पर भी देखोगे किया गया है। अब यहां कह रहे हैं चाइल्ड का, ये चाइल्ड ब्लड ग्रुप क्या है? ये ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है चाइल्ड का। इसका मतलब ये आई स्मॉल आई ये होना चाहिए जीनोटाइप, क्योंकि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है। अब आगे क्या कर रहा है कि इफ फादर ब्लड ग्रुप, अब फादर का ये फादर ब्लड ग्रुप ये ए है, और बेटा ये मदर का ब्लड ग्रुप ये आपका बी है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि वर्क आउट द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का क्या जीनोटाइप होना चाहिए और बाकी ऑफस्प्रिंग का क्या ब्लड ग्रुप होना चाहिए। अब एकदम सिंपल सोचो कि बच्चे के ब्लड ग्रुप में ये आपका ये जो ओ ब्लड ग्रुप है ये आपका ये आई नॉट या आई स्मॉल आई होना चाहिए, यानी दोनों यहां पर स्मॉल रिसेसिव आना चाहिए। तो पक्का है, गारंटी है कि अगर हम ये होमो मानेंगे
तब तो गैमेट एक ही तरह का बनेगा। तो भाई स्मॉल आई तो आ नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप होमो मान लो तो जब भी ये गैमेट बनेगा तो एक टाइप बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर मजबूरी है कि ये फादर, ये आई ए और आई स्मॉल आई, यानी ये हेट्रो रहेंगे। और उसी तरह से मदर का भी सोचेंगे, ये चूंकि मदर भी अगर मान लो दोनों कैपिटल भी कर दें तो भाई दोनों यहाँ स्मॉल आई आना चाहिए। इसका मतलब माँ भी क्या होगी, आपका ये भी हेट्रो होगी, ये भी आपका हेट्रो होगी। अब इससे अगर गैमेट बनाया जाए तो ये दो गैमेट, एक आई ए आई स्मॉल आई, और ये आपका दो गैमेट, ये आई बी और ए आई नॉट, ये आपका दो गैमेट बन गए। और ऐसे कंडीशन में अगर आप देखोगे, ध्यान देना थोड़ा सा, इधर देखिएगा, अगर देखोगे तो अब देखिए ध्यान से, ये इसके साथ मिला दो तो क्या होगा बच्चे का ब्लड ग्रुप, आई ए और आई बी, ये होगा। अगर ये इसके साथ मिल गया तो आई ए और आई नॉट, ये होगा। अगर आप इसको इसके साथ मिलाओगे तो आई बी आई नॉट होगा, और ये अगर मिलेगा तो आई और ये आई होगा। इसका मतलब ये कौन ब्लड ग्रुप आ गया, अगर ये देखोगे क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप, ये आपका दैट इज ए ब्लड ग्रुप, ये आपका बी ब्लड ग्रुप, और ये आपका क्या आ गया, ओ। इसका मतलब ये मदर और फादर का ब्लड ग्रुप हेट्रो ए और बी होगा, और बाकी बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी ए और बी होगा। तो यही हमारा एक क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्यूशन कर लेना, आप इसको ठीक से एक बार नोट कर इसको एक्सप्लेन कर लेना। तो ये हमारा, ये आपका नेक्स्ट यानी 12 नंबर क्वेश्चंस। अब अगर 30 नंबर क्वेश्चंस की बात करोगे तो कोडोमिनेंस, बहुत आसान कोडोमिनेंस। एक सिंपल इसको एक एग्जांपल से समझो कि अगर सपोज करिए कोई एक चोर, अगर ये पकड़ा गया, कोई एक चोर और ये पकड़ा गया, इस चोर को बाप और बेटा, अगर बाप और बेटा, जैसे सपोज करिए ये बाप है और ये सपोज करिए ये इसका बेटा है, और ये डोमिनेंट हम समझेंगे और ये रेसेसिव। अगर ये बाप बेटा, ध्यान देना, अगर ये दोनों मिलके एक बाप इसको एक मोटे स्टिक मतलब लाठी जिसको कहिए, इससे मारा, लाठी हम लोग बिहारी लैंग्वेज में, और ये गौर करिएगा ये आपका एक पतला स्टिक से मारा। अगर इस चोर को बाप बेटा दोनों मिल के मारा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जम के धो दिया एकदम। तो क्या होगा, जब इसको बाद में इसका शर्ट खोल के देखेंगे तो इसके बॉडी पर बाप का भी मार दिखेगा कंप्लीट, और किसका, बेटे का भी दिखेगा। मतलब सिंपल यही हो गया कोडोमिनेंसी। यानी ये बाप बेटे हैं ना, ये कौन कंडीशन है, ये हेट्रोजाइगस है ना, ये बाप बेटा एक साथ है, कौन हो गया, हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में बाप का भी एक्सप्रेशन 100% और बेटे का भी 100% एक्सप्रेशन, इसी कंडीशन को कोडोमिनेंसी। जैसे एक ब्लैक गाय और एक व्हाइट गाय, यानी ब्लैक का मेल हो और व्हाइट फीमेल आपका, और वही मेल जो वुल होगा और गाय व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक रोन कलर की गाय आ जाए जिसके बॉडी पर ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, तो ये क्या होगा, डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों का प्रभाव 100 है ना। तो ऐसे कंडीशन को हम कोडोमिनेंसी कहते हैं। एनसीईआरटी बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है, ये ए और बी का, यानी ए बी ब्लड ग्रुप,
इसका भी 100% एक्सप्रेशन हो रहा है और इसका भी 100% एक्सप्रेशन। यही कारण है कि दोनों एक 100 एक्सप्रेशन है, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप, यानी जहां दोनों एलील का प्रभाव 100%। तो यहां पर देखिए वही चीज कह रहा है क्या, इन द इनहेरिटेंस इन विच बोथ एलील, अगर हम बात करेंगे इस इनहेरिटेंस में आपका ये बोथ क्या कहिएगा, एलील, ये दोनों एलील का एक्सप्रेशन क्या हुआ, ये 100% नहीं, साइड बाय साइड दोनों का प्रभाव, जैसे कि बाप के मार का प्रभाव और बेटे के मार का प्रभाव, ये 100% है। इसको कोडोमिनेंसी कहते हैं। अच्छा, अगर कहीं ये बाप बेटा दोनों एक ही लाठी से मारता तो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों का मार मिक्स हो जाता, तो उसको कोडोमिनेंसी नहीं कहते, उसको इनकम्प्लीट, यानी डोमिनेंट अपने रिसेसिव को पूरी तरह से सप्रेस नहीं कर पाया, उसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप ही नियम है, अब यहीं पर हमने क्या बोला, ये आप इसको नोट कर लोगे, और एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या कर रहा है कि एबीओ ब्लड ग्रुप कंट्रोल बाय वही इम्यूनोग्लोबुलिन्स कर रहा है। इसमें क्या होगा, आपका दोनों का जैसे आईए आईबी यानी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों का एक्सप्रेशन 100 होगा। इसी कंडीशन को हम कहते हैं कोडोमिनेंसी। एक बेटा अगला लिखा इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। हमने क्या बोला, एक ही से, जैसे सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझे, जैसे सपोज करिए यहां पर एक आपका ये मान लीजिए आपका वायलेट कलर का, या मान लीजिए ये फ्लावर की बात करते हैं, ये क्रॉस कराते हैं जैसे रेड और व्हाइट। सपोज करिए ये रेड कलर का फ्लावर, और गौर करना इसका जीनोटाइप क्या, ये कैपिटल आर, ये रेड है भाई, और यहां पर ये डोमिनेंट है, और ये आपका व्हाइट फ्लावर, ये मिराबिलिस जलापा के केस में ये गौर करिएगा ये व्हाइट है और ये रिसेसिव है। इससे गैमेट बना कैपिटल आर, इससे गैमेट बना क्या, स्मॉल आर, और ये दोनों मिलके होना चाहिए था क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर। डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग रेड होना चाहिए था ना, लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये 50% इसका प्रभाव पड़ा, अब 50% इसका, ये दोनों मिल करके हो गया पिंक कलर। तो ये बेटा जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट, यानी डोमिनेंट अपने रिसेसिव को पूरी तरह से सप्रेस नहीं कर पाया। जैसे सपोज करिए यहां पर बेटा ने पहले इस चोर को मारा और बाप फिर मारना शुरू किया उसी लाठी से, तो दोनों का लाठी आपस में मिक्स कर गया, ये हो गया इनकम्प्लीट। जैसे आप देखिए क्या कहा, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, इट इज द इनहेरिटेंस इन विच ऑफस्प्रिंग इंटरमीडिएट कैरेक्टर या बिटवीन, जैसे फ्लावर कलर स्नैपड्रैगन के केस में और मिराबिलिस जलापा फोरक्लॉर के केस में क्या होगा बेटा, देखो अब खुद देखो, यहाँ रेड कलर है ना, और ये क्या है, व्हाइट कलर, ये आपका फर्स्ट आ गया कौन, पिंक कलर, यानी न तो ये डोमिनेंट के तरह होगा और न तो रिसेसिव, ये इंटरमीडिएट आ गया, ये मिक्स आ गया। और अगर इफेक्ट F2 जनरेशन का देखेंगे, इसको जब क्रॉसिंग करोगे कैपिटल आर स्मॉल आर, आपका रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल आर आपका रेड आएगा, और ये कैपिटल आर स्मॉल आर क्या होगा, पिंक, ये भी आपका पिंक, और ये क्या होगा, ये व्हाइट हो जाएगा। तो रेशियो फिनोटाइप, ये रेड, ये पिंक, और ये क्या होगा, व्हाइट, यानी 1:2 आपका 2:1, ये फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों सेम आएगा। ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। अब एक क्वेश्चन अगला है, व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन। ये भाई पॉइंट म्यूटेशन क्या है, ध्यान दो, एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा, व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, और गिव वन एग्जांपल, एकदम सिंपल, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये बेटा जैसे सपोज करो ये आपका
ये क्रोमोसोम है, ऐसा सपोज करिए, ये क्रोमोसोम है यानी डीएनए का बना होगा, और इसी के ऊपर ये आपका क्या है, ये नाइट्रोजन बेस है। ये बेटा नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है। हुआ क्या, किसी एक न्यूक्लियोटाइड में, किसी एक न्यूक्लियोटाइड में ये देखिए ये बदलाव हो जाए, किसी एक न्यूक्लियोटाइड में बदलाव हो जाए। जैसे देखोगे ये आपका ओल्ड वाला, ये पहले बना, इससे ये बना, तो हुआ क्या भाई डीएनए में, इस डीएनए में ओरिजिनल सीक्वेंस क्या था आपका, देखिएगा TAACC यानी एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, गुआनिन, ऐसे करके, और रिजल्ट क्या निकला, ये एक पॉइंट पर आकर के यहाँ जो T था ये एक पॉइंट पर चेंज हो करके ये C हो गया। यानी कि अगर किसी डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के लेवल पर अगर किसी तरह का बदलाव होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, और इसी पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। इसमें बीमारी में क्या होता है, ये आरबीसी का शेप ऐसे बाइकनकेव था, तो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी अच्छी थी, और सिकल सेल एनीमिया के कारण ये शेप हो गया सिकल सेल, तो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता क्या होगी, घट गई। ये दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, यानी क्या कहेंगे, इट इज द म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, इट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, और इसका एग्जांपल हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। आप यही नोट कर लोगे काफी है, या नहीं तो अगर और एक दो लाइन अगर बनाना है तो बना दूंगी, जिसमें क्या है आरबीसी का शेप पहले नॉर्मल होता है, वो बाइकनकेव, अब पॉइंट म्यूटेशन होगा तो शेप बदल के क्या हो जाएगा, सिकल शेप हो जाएगा। ये दिस इज पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल। अब एक आता है बेटा एक सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कि आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कौन दिया, तो एक लाइन में आंसर है वाल्टर सटन एंड क्या कहेगा, एक साथ अगर कहोगे तो सटन एंड बोवेरी, कब 1900 क्या कहिएगा 2 में, यही दो शख्स हैं सटन और बोवेरी जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया। तो ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। और बेटा ये लास्ट क्वेश्चन ध्यान दोगे, एनसीईआरटी का एक लास्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन द 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर। अब बेटा 2 ऑटोसोमल नॉट एलोसोमल, यानी सेक्स क्रोमोसोमल नहीं, वो 44 वाले। अब इसी का अगर हम एग्जांपल कहें तो एक आपका डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम भी को, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम को, सिकल सेल एनीमिया को, आपका ये सभी क्या है, ये गौर करिएगा ऑटोसोमल डिसऑर्डर या एल्बिनिज्म को। तो एक बेटा यहाँ पर डाउन सिंड्रोम, ये एक्चुअली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया क्रोमोसोमल नहीं, वो जीन डिसऑर्डर है, तब ना सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन इसमें क्या होता है, ये क्रोमोसोम के नंबर आपका बढ़ जाते हैं, कौन सा, हमारे बॉडी का 21 नंबर क्रोमोसोम, इसीलिए इसका नाम है आपका 21 ट्रायोसोमी, या इसको मंगोलिज्म कहते हैं। मंगोलिज्म इसके कहने का बेसिक कारण आपका क्या होगा, सबसे पहले इस बीमारी का सिम्टम क्या होता है, ध्यान दोगे ये मंगोलियन टाइप से दिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसका फ्लैट हेड और शॉर्ट नेक। ये बीमारी में क्या होगा बेटा, हमारे पास 46 क्रोमोसोम है ना, तो एक एक्स्ट्रा 21 नंबर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल क्रोमोसोम 47 हो जाएगा। इसीलिए इसको 21 ट्रायोसोमी, यानी 21 हमारे पास किसका किसका है, एक पापा का एक मम्मी का, तो 2 ही ना है, एक एक्स्ट्रा 21 आ जाए तो एक और आ जाएगा, तो 21 3 हो जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा 21 ट्रायोसोमी। तो इस बीमारी का ध्यान दोगे, यानी वही कह रहा है कि 2 डिजीज का चर्चा, ये क्या कर रहा है, फ्लैट हेड शॉर्ट नेक,
फ्लैट हैंड, ये हेड क्या हो जाएगा ऐसे फ्लैट, और क्या कहिएगा शॉर्ट नेक, ये गर्दन क्या हो जाएगा छोटा। ब्रॉड फोरहेड, ये फोरहेड जो है ना ये एकदम ब्रॉड चौड़ा ही हो जाएगा इस बीमारी में। दूसरा पार्शियली ओपन माउथ, देखिए इसका माउथ पार्शियली ओपन रहेगा हमेशा। और मोंगोलियन टाइप्स आईलिड, ये आईलिड आप देखोगे इसका आईलिड जो होगा ना ये मोंगोलियन टाइप से दिखेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा आपका मंगोलिज्म। दूसरी बात फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन होता है, ठीक से डेवलप नहीं होता है, मेंटली थोड़ा अस्वस्थ रहेगा। और हार्ट का भी इससे डिजीज हो सकता है। और क्या कहिएगा आपका इसका जेनाइटल ऑर्गन ठीक से डेवलप नहीं करेगा। तो ये एक बीमारी है जिसको हम लोग कहते हैं ये डाउन सिंड्रोम। और एक लास्ट डिजीज, ये मतलब दो डिजीज का नाम कह रहा है ना, तो एक आप इस डाउन सिंड्रोम के बारे में कैरेक्टर नोट कर लेना, और एक आपका वही सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हमने क्या बोला कि आरबीसी का शेप बदल गया, जिसके कारण ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता क्या हो गई, घट गई। तो ये एक डिजीज हो गया सिकल सेल एनीमिया था, बाई करके हो गया आपका कैसा सिकल सेल। तो गौर करिएगा ये हमारा ये आपका दैट इज वही आरबीसी का नॉर्मल शेप आपका चेंज कर जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता घट जाएगी। ये हमारा टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चंस हम लोगों ने एक एक करके देखा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगले, अभी हमने किस चैप्टर को कंप्लीट किया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम क्या देखेंगे, मोलेक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आप सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।